आज की इस वीडियो में हम बहुत थॉरोली जानेंगे कि भाई डिफरेंस बिटवीन द भारतीय शिक्षा और वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब जो भारत में दी जाती थी एजुकेशन के बारे में बताना है और वेस्टर्न एजुकेशन कैसे डिफरेंट है इंडिया के एजुकेशन से। तो बेसिकली यहाँ पे हमें बताना है एजुकेशन। तो हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और वेस्टर्न एजुकेशन कैसा है, तो इस वीडियो में हम पूरा इस आसानी से इसको समझेंगे। और इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द भारतीय शिक्षा एंड द वेस्टर्न शिक्षा। तो अगर आपको इंडिया की एजुकेशन के बारे में पता होगा तो डेफिनेटली आप लिख पाओगे। तो इस क्वेश्चन को जब हम लिखेंगे तो पहला तो हमारा आएगा भारतीय शिक्षा। यहाँ तो कहेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता है, पहले कैसे चलता था एंशंट। बेसिकली हमें भारतीय शिक्षा का मतलब ही क्या है, इस वर्ड को डिनोट किया गया है वैदिक एजुकेशन से। और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा वेस्टर्न पे आधारित है। तो हमें सबसे पहले तो हमने अपने जो कोर वैल्यूज़ हैं, कोर स्टडीज़ एजुकेशन है, वो उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे थॉरोली कि जो भारतीय शिक्षा क्या है और कैसे जो भारतीय शिक्षा को चेंज किया गया बाय द नेचुरली। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि भारतीय शिक्षा का अगर हम ओवरव्यू करें तो हमें इसको डिनोट करना है। सबसे पहले तो हमें एंशिएंट एजुकेशन के बारे में बताना है कि भाई पहले एंशिएंट अगर एजुकेशन को देखें तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वैदिक एरा से शुरू होता है। फिर बुद्धिज़्म का देखा होगा आपने, जैनिज़्म भी आया होगा, जो अपनी अपनी फ़िलॉसफ़ी देते रहते थे। टाइमली क्या हुआ कि जब ये बुद्धिज़्म थोड़ा वो हो गया, फिर आ गया इन्वेजन हुआ, मुस्लिम इन्वेजन हुआ, मुस्लिम आ गया, फिर ब्रिटिश, और ब्रिटिश ही हम ट्रेस कर रहे हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश से ही आगे डिपार्चर होता चला जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम थॉरोली तो नहीं जानेंगे बट ओवरव्यू लेंगे पूरा कि भाई भारतीय शिक्षा में लिखना क्या है आपको। तो सबसे पहले आप एंशिएंट एजुकेशन के बारे में बताओगे कि एंशिएंट एजुकेशन जो थी इसका मतलब होता था कि भाई जो पिता की ऑक्यूपेशन होती थी, पिता अगर राजा है तो बच्चा भी क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा। अगर प्रजा में कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो जैसा उसका बाप काम करता था वैसा ही बच्चा उसको एक्वायर कर लेता था। मतलब ये ऐसे मतलब अगर कह ले तो कि लीडर का बेटा लीडर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, शर्मा जी का बेटा, अगर शर्मा जी पुलिस ऑफिसर हैं तो उसके बच्चे भी पुलिस ऑफिसर होंगे। तो कहने का मतलब है कि पंडित ब्राह्मण ही पंडित बन सकता था। तो ये सब क्या है थी एजुकेशन जो थी। एजुकेशन क्या, एजुकेशन मतलब कि जो आपको सेल्फ रिलायंट बनाए, जो आपको आपकी कोर वैल्यूज़ हों आपके अंदर, आप एम्पैथेटिक हों किसी व्यक्ति के प्रति या इंसान के प्रति या जीव जंतुओं के प्रति। तो भारतीय शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा कि विद्या का मतलब क्या होता है। शिक्षा अध्ययन करना, कि आपको रिफाइन करता है, शेप करता है और ये सब करता है। तो भारतीय शिक्षा बेस्ड थी पहले, ऑक्यूपेशन जो फादर ने अपना लिया वही बच्चे ने अपना लिया। और जहाँ तो फिर रिलीजियस होती थी कि रिलीजियस, और मान लो कि आपके पापा कोई पंडित है तो आप भी पंडित बन जाओगे, वहीं उनकी अंडर ट्रेनिंग आपको मिलती थी। मतलब कि आप मैक्सिमम टाइम आप पेरेंट्स के साथ रहते थे, वही आप चीज़ें सीख लेते थे, वही आपका जीवन होता था। आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते थे, कुछ एफर्ट्स नहीं डालते थे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते थे। वैसे ही फिर टाइम बीतता चला गया और टाइम बीतने के बाद आप देख सकते हैं कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दो गुट बन गए एजुकेशन सिस्टम के, जो कि होता है एक वैदिक और एक होता है बुद्धिज़्म। तो वैदिक जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही फॉरमोस्ट, या कह लो कि उसके साक्ष्य हमें मिल पाए हैं। तो हम कह देते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम वैदिक एजुकेशन से चालू हुई होगी। और सेकंड इसमें आता है वैदिक के बाद, वैदिक से ही निकला हुआ है बुद्धिज़्म। तो बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है या बुद्ध जो थे जो गौतम बुद्ध थे, वो वैदिक एजुकेशन में कुछ क्रूतियाँ उन्होंने पाई तो उन्होंने बुद्धिज़्म या ये वाला रिलीजन उत्पन्न हुआ। नहीं तो ये नहीं निकलता अगर इसमें प्योरिटी होती। तो इसमें कुछ गड़बड़ ही हो रही थी तो वही बुद्धिज़्म फिलॉसफी आई। और इसके अलावा अगर हम देखें तो वैदिक एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाता होगा, वैदिक एजुकेशन मतलब वेद से ही रिलेटेड होगी। वैदिक एजुकेशन मतलब वैदिक टाइम में, वैदिक एरा या पोस्ट एरा, हम बोलते हैं ना पोस्ट प्री ऐसे सब बोलते हैं। तो वैदिक एरा में
एजुकेशन का सिस्टम वेदों से शुरू होता है। वेद्स आपने पढ़े ही होंगे, जो अर्थशास्त्र जिसमें इकोनॉमिक्स की बात की जाती है। अर्थ मतलब कि पैसे से रिलेटेड। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, यज्ञ, चैंटिंग, श्लोकास, क्या इनका क्या प्रभाव रहता है, ये सब वेदों में बताया गया है। वेदांग होते हैं, वेदांग्स, वेदांग इससे भी सुप्रीम है, और इससे भी सुप्रीम है उपनिषद। उपनिषद जो होते हैं वो पाली या संस्कृत में लिखे गए हैं, तो इसलिए हमें समझ में नहीं आते। पर वेदांग जो होते हैं, वेद्स होते हैं, जिसमें हमारे जो क्रियाकलाप कैसे होंगे, कैसे इंसान रहना चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, वो सब बुद्धियों, उनकी जो बुद्धि थी, वैदिक एरा के लोगों की जो बुद्धि थी, ऋषि मुनि जो होते थे, सेजेस जिसे हम कहते हैं, SAGE, सेजेस होते थे, उनकी जो जो वो खाली समय जो बैठे रहते थे, वो सोचते थे कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। बुद्धि का इस्तेमाल किया उन्होंने, और वहीं से निकला वेदांग, उपनिषद और ये सब। और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो इन्हीं के बेसिस पे हमें पढ़ाया जाता था। तो आप से देख सकते हैं कि जो सनातन संस्कृति कोई के एक धर्म की संस्कृति नहीं है, ये उत्पन्न ही बुद्धि से हुई है या ज्ञान से हुई है, जो सुप्रीम है, जो मतलब कह सकते हैं कि ये इनकी जो शाखाएं हैं, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन और ये बुद्धिस्ट, इनकी जो शाखाएं हैं वो उनसे ही निकल के आए हैं, अलग ब्रांचेस बन गई हैं। बट जो एक मूलभूत अगर देखें, जो ओरिजिन, इस सृष्टि का जो ओरिजिन हुआ है, बुद्धि का जहाँ पे सृजन होना शुरू हुआ, वो वेद से ही हुआ है, वेदांग उपनिषद से हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें तो अगर हम इसमें और डिटेल जाएँ तो इसके साथ ही बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो कि अगर आप देख सकते हैं बुद्धिज़्म में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि संस्कृत। तो आप सोच रहे होंगे कि अब दो चीज़ें हैं, जैसे कि वैदिक और बुद्धिस्ट। तो वैदिक हो गया पहला और बुद्धिस्ट हो गया सेकंड। तो वैदिक मतलब वेद, वेदांग और उपनिषद। पर बुद्धिस्ट में क्या होता है कि जो वेदांग उपनिषद होते थे, वो उस समय ना जो भाषा का प्रयोग किया जाता था या सृजन किया गया है नॉलेज का, वो संस्कृत भाषा से था। संस्कृत, वहाँ पे कोई भी भाषा रिफाइंड भाषा, जैसे आज हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, हिंदी संस्कृत का ही एक अपग्रेड वर्जन है, कह सकते हैं कि उसी में से निकला हुआ शब्द है। बट जो मेजरली अगर देखा जाए तो ये जो वेदांग, जहाँ से ये शुरुआत हो रही है हमारी एजुकेशन सिस्टम की, तो वो संस्कृत शब्द थे। इसलिए बताया गया कि जो संस्कृत था वो एक ज़रिया था इंस्ट्रक्शन देने का। इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो टीचिंग्स, हम जो भी चीज़ हम संस्कृत के बारे में, भगवद गीता के बारे में, कहानियाँ, उपनिषद और ये सब कैसे होता है, जीवन कैसे कट रहा है, ये अंत कॉस्मोपोलॉजीज कैसे चल रही हैं, स्पेस कैसे काम कर रहा है, धूप कैसे होती है, ये सब चीज़ें जो है वो कैसे इंस्ट्रक्शन एक दूसरे को हम बता सकते हैं। साइन भी हम ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकते, बट उस टाइम पे जो मीडियम था इंस्ट्रक्शन का वो संस्कृत था वैदिक एजुकेशन में। वैदिक सिस्टम बना दिया, मतलब आप कह सकते हैं कि इसी वेदों को पढ़ाने की प्रक्रिया को सिस्टम बना दिया जाता है। और पाली जो होती थी वो बुद्धिज़्म की थी। पाली भी संस्कृत भाषा से निकली हुई एक भाषा है। पाली अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं पाली। और जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी, बुद्धिस्ट भी इसी में से एक विक्षिप्त रूप था। या कह सकते हैं कि वेदों में कुछ अगर उटपटांग चीज़ें होंगी, उटपटांग तो नहीं होता, बट कुछ चीज़ें जो होती हैं कुरीतियाँ फैलाती हैं या गलत चीज़ें फैलाती हैं, तो बुद्धिज़्म ने उसको अपग्रेड किया अपने रिलीजन से। और वो रिलीजन की जो टीचिंग्स देते थे या उनको इनलाइटनमेंट जिसे कहते हैं, वो पाली भाषा में हुआ। सीधा सीधा बात यहाँ पे करेंगे, बोथ सिस्टम जो दोनों ही, जो बुद्धिज़्म था और एक हमारा वेद, बुद्ध कह लो और वेद थे, ये दोनों ही सिस्टम क्या कर रहे थे, एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहे थे। और बोथ एजुकेशन सिस्टम जो थे वो वोकेशनली इंडिपेंडेंट करते थे। यहाँ तो मतलब आपको कोई चीज़ क्राफ्ट सिखा रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बता रहे हैं, यहाँ आपको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं फाइनेंशियली, अलॉन्ग विद द रिलीजन एजुकेशन। इसमें रिलीजन की बात ज़्यादा की गई है। रिलीजन मतलब जो आपका, जिसको आपको मानना है, जो जिसको आपको जानना है, जिसको आपको समझना है, अध्यात्म, स्पिरिचुअल। तो मैक्सिमम यहाँ पे सुपरस्टिशन नहीं सिखाया जाता था। तो जो शुरुआत जो वेदों से हुई थी, जिसमें प्रकृति की बात की गई है या कह लो कि अर्थ की बात की गई है ना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वेदों में बताया गया। हमने तो वो शॉर्ट में बता दिया आपको। उसके अलावा यही जो वोकेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता था,
जिसमें हम क्राफ्ट सीखते हैं, आर्ट सीखते हैं, कोई भी टीचिंग का। उसके अलावा स्किल को सिखाया जाता था। ये सब चीज़ें हमने लिखनी है उसमें। फिर उसमें ही थोड़ा शॉर्टर लिख देना है कि मुस्लिम इन्वेजन होने की वजह से ये सब चीज़ें जो आर्ट एंड क्राफ्ट, वोकेशनल, स्पिरिचुअल, रिलीजन के बारे में डिस्कशन हो रहा था, वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया, उसको उजाड़ दिया गया, कह सकते हैं कि उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जब चीज़ें बंद हो जाएंगी, जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसको अच्छी चीज़ें थी वो, जो कि इंसान को इंडिपेंडेंट कर रही थी। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहलाती थी, क्योंकि उन बहुत रिच थे, फिलॉसफी बहुत रिच थी, लोग सच में नॉलेज को ले रहे थे, गेन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छा ज़रिया था, खुली शिक्षा थी, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी, कोई आज के टाइम की जैसे डिग्री होती है वैसा नहीं था। आप कुछ भी एक परिपक्व बन सकते हो किसी भी शास्त्र में, है ना। शास्त्र चाहे वो अर्थशास्त्र हो, वोकेशनली कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट करती थी उस टाइम पे ये आपकी। तो मुस्लिम इन्वेजन ने आया, वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की कृतियाँ लेके आया, और बहुत हद तक उन्होंने प्रतिबंध भी लगाया। आप देखते हो जैसे मुस्लिम इन्वेजन्स हुआ तो बहुत सारे हिंदू जो थे वो मुस्लिम बन गए, कन्वर्जन चालू हो गया, मारपीट, घुसाई पिसाई, ये सब चीज़ें चालू हो गई। तो एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे ठप होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद मुस्लिमों ने तो कर ही दिया था इसमें काम, उसके बाद ब्रिटिशरों ने भी थोड़ा काम किया। 200 साल इन्होंने अपना राज किया, भोग विलास में अपनी ज़िंदगी काटी। बट कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टेक्नोलॉजी बहुत हद तक इम्प्रूव करी होगी। मुस्लिम जहाँ तक आप देख सकते हैं कि क्या ही करते थे, वो बस अपना राज्य पाट चलाया, और शायद मुस्लिम्स को उखाड़ने के लिए एक ब्रिटिशर्स का आना एक अनिवार्य था। और ब्रिटिशर जब आए तो बेशक उन्होंने हमें प्रोडक्ट्स बनाना सिखाए, टेक्निकली हमें साउंड करा, हमारा एक सिस्टम चेंज किया, पढ़ाई का, रहन सहन का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हैं कि, या रेनेसा नहीं आता, या कह सकते हैं कि क्रांति नहीं भी आती चीज़ों की, है ना। तो कोई चीज़ें अगर समाज में आ रही हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें भी लेके आती हैं। जहाँ तक हम बात करें कि डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट कहाँ से आ रहा है, चीज़ों को तोड़ ताड़ के, फॉरेस्टेशन की वजह से इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, नए नए मशीनें बन रही हैं, टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी है, ज़रूरत है भी नहीं फिर भी लोग इसको अभी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो मतलब कर नहीं रहे हैं। अब क्या हो गया कि उन्होंने हमें ऐसी एजुकेशन का सिस्टम पार्ट बनाया है, तो एजुकेशन यहाँ से विरक्ति प्राप्त होना शुरू हुई, है ना। अब कुछ पुराने ज़माने के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई फेमस जो जहाँ पे एजुकेशन सच में प्रोवाइड की जाती थी अकॉर्डिंग टू वैदिक एजुकेशन, कह सकते हैं कि टीचिंग्स थी जो कि एक व्यक्ति सीख सकता था। तो सबसे पहले आती है तक्षशिला, नालंदा। तक्षशिला हो गई, नालंदा हो गया, वल्लभी हो गया, विक्रमशिला हो गया, उज्जैन हो गया, अदंतपुरी हो गया, बनारस, सचयोगी। मतलब ये जो आप सुन रहे होंगे इन्नारियम, ये तो मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है कि तमिलनाडु में होगा। तो ये कुछ सेंटर्स थे जहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खोली गई एजुकेशन के लिए, चयन होना शुरू हुआ कि हर व्यक्ति को एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो भी उच्च स्तर की, ऐसे निम्न स्तर की नहीं। तो एजुकेशन का जो बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटी थी जो बहुत पुरानी थी, और वो निकली थी आफ्टर क्राइस्ट के बर्थडे के बाद 12th AD में। तो कह सकते हैं कि ये जो नालंदा थी वो फर्स्ट ऐसी यूनिवर्सिटी थी, या कह सकते हैं कि भाई इन बिहार में आप जाओगे तो ये आज भी आपको मिलेगी, बट बहुत खंडर तरीके से मिलेगी। 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी की ये वो है ना, जिसमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी भाई, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती थी बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, सुक्ता, मीमांसा,
और हिंदू बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में, आयुर्वेद क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। तो ये कुछ फेमस चीज़ें थी जो कि वहाँ पे सिखाई जाती थी। और ये पाली और प्राकृत और महायान, पाली, प्राकृतिक और महायान पता क्या है? ये लैंग्वेजेस हैं जो कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑब्वियसली पाली जो थी ना वो अपग्रेडेड वर्जन थी संस्कृत की। तो संस्कृत जो थी वो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती थी। तो एक आसान भाषा कह सकते हैं कि पाली उनके लिए, प्राकृत जो भाषा होती थी जो नेचुरली उनको इसमें से इमर्ज हुई, उसी भाषा का सेंटर कहाँ था? नालंदा में। और नालंदा में आप देखो कि बिहार में जो बिहारी लोग हैं वो बहुत कम बोलते होंगे, बट जो जब वो हिंदी बोलते हैं ना बहुत प्योर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव सदियों तक रहता है। इंसान चले जाते हैं, लोग ख़त्म हो जाते हैं, बिल्डिंगें ख़त्म हो जाती हैं, बट जो एसेंस होता है वो ख़त्म नहीं होता। तो वही चीज़ें बताई गई कि जो नालंदा एक बिहार में एक जगह है, आज भी होगी। तो यूनिवर्सिटी वहाँ पे खोली गई थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, हिंदू फिलोसफी के बारे में, आयुर्वेद, सुक्त, मीमांसा, है ना, वैदिक, क्योंकि वेद तो पहले ही मिट गए, क्योंकि संस्कृत भाषा किसको ही आती होगी, आधों ने तो उसको फूक भी दिया होगा। तो हर एक पहले श्रुति होती थी, इंसान सुनकर चीज़ों को सीखता था। और लिखना चाहा वेद व्यास जी ने लिखे, जो 4 वेद थे वो उन्होंने लिखे, बट वो एक ट्रांसलेटेड वर्जन थे, जो जो सच में जैसा वो बोल के गए होंगे तो वैसा कुछ है नहीं। मतलब हम कह नहीं सकते कि कोई विश्वास करने की वो नहीं है कि एक डेट शीट उन्होंने बनाई होगी कि अच्छा 5000 साल पहले 1000 जून को, तो ऐसे मतलब डेट नहीं है कोई कि वेद कब उसके उच्चारण किया गया होगा या समझा गया होगा। तो ये सब चीज़ें नालंदा में बुद्धिस्ट लिटरेचर को सिखाया जाता था। और ये बताया जाता है कि नालंदा में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ थी, ये लाइब्रेरी पढ़ाई जाती थी। 2000 टीचर लगाए गए थे और 10,000 स्टूडेंट थे। और मतलब एक टीचर होता था और 5 बच्चे होते थे, रेशियो इतना ही रहता था। तो आज के टाइम पे आप देखोगे एक टीचर रहता है, 30 बच्चे होते हैं। तो आप देख सकते हो 30 बच्चों को क्या इक्वल स्टडी दे पाती है मैम? नहीं दे पाती। इक्वली आप कंसंट्रेट कर सकते हो किसी बच्चे पे? नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे 2000 टीचर्स थे जो ये चीज़ें पढ़ाते थे। सुक्त पढ़ाता होगा कोई हिंदू फिलोसफी के बारे में बताता होगा, कोई बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में बताता होगा, कोई आयुर्वेदिक के बारे में बताता होगा। आयुर्वेद क्या होता है ये कि भैया आपको कैसे स्वस्थ रहना है, कौन से योगा, कौन सा आसन, ये सब करना है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, कॉस्मोफोलॉजी, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लग रही हैं। आप देख सकते हैं इसमें भल्ला भी जो है वो सेकंड सेंटर है, वो भी नालंदा की जैसे नालंदा जो है वो ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता था। नालंदा उस टाइम पे ना हमारा देश कोई डिवाइडेड नहीं था कि मतलब ईस्टर्न में आता था। नालंदा बिहार में आता ना, बिहार में। आज के टाइम पे बिहार एक नॉर्थ इंडिया की स्टेट है, ईस्टर्न की नहीं है। बट जो भी यहाँ के जो भी जितने भी लोग होते थे वो सारे ईस्ट के ही होते थे, क्योंकि ये काफ़ी इस साइड है। बिहार आप देखोगे मैप में तो ऐसे ही दिखेगा। ईस्टर्न साइड की बल्ला भी जो थी वो वेस्टर्न साइड, मतलब कि आप लगा सकते हैं राजस्थान जैसा एरिया, या कह सकते हैं बिल्कुल ही वेस्टर्न पार्ट का था ये वल्लभी में जो थे इफ़ नालंदा वॉज स्पेशलाइजिंग इन द हाईएस्ट स्टडी ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है नालंदा में, बुद्धिज़्म को ज़्यादा प्रमोट किया गया था क्योंकि उसमें विक्षुब्धियाँ कम थी, है ना। अब बुद्धिज़्म में भी महायान और हीनायान होते हैं जो कि अलग अलग पंथ के लोग हैं, मतलब है तो बुद्धिस्ट से निकले हुए हैं, बट दोनों में काफ़ी थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है। दोनों ही भगवान को मानते हैं, दोनों ही कुछ आस्तिक और कुछ नास्तिक। तो आप कह सकते हैं कि इसकी 2 पार्टीशंस हैं, है ना, बुद्धिज़्म के। पर हिंदू के कोई भी 2 पार्टीशन नहीं है। अगर आप देखोगे मुस्लिम में भी 2 पार्टीशंस हैं, क्रिश्चियन में भी 2 पार्टीशंस हैं,
हर एक रिलीजन में, सिखिज्म में भी होंगे, बट आप हिंदू फिलोसफी या हिंदू कल्चर को देखोगे तो उसमें कोई भी डिवाइडेशन नहीं है। कास्ट सिस्टम होता है बट वो बहुत मैटर नहीं करता, है ना। भल्ला भी एक सेंटर था एडवांस लर्निंग का बुद्धिस्ट के बारे में, जिसमें सेकुलर सब्जेक्ट अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी, लॉ, मेडिसिन, और ये सब चीज़ें को ही अगर हिंदी में बता दें, मेडिसिन को चिकित्सालय, चिकित्सा शास्त्र, नीति शास्त्र, नीति जिसको मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में, अर्थशास्त्र मतलब कि पैसा, इकोनॉमिक्स के बारे में, और ये सब चीज़ें जो कि बच्चे को पढ़ाई जाती थी किसी भी यूनिवर्सिटी या नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर लें, और बच्चे ग्रेजुएट होते थे और एम्प्लॉयड होते थे रॉयल कोर्ट में एज अ एडमिनिस्ट्रेटर एंड ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि यहाँ से पढ़ के जाते थे वल्लभी या नालंदा में पढ़ के, और फिर जो जो राजा महाराजा होते थे ना, उनके कोर्ट में या राज दरबार में एक अच्छी उपाधि हासिल करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, महंत होते हैं ना आप, मंत्री, मंत्री जी आइए। तो ये सब चीज़ें जो है आप फील कर सकते हो, तो फिर आपको ये जल्दी समझ में आएगा कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ थी जो काफ़ी रोचक या रोमांच का एक कारण हो सकता है कि भाई क्या एजुकेशन सच में थी। तो आप वल्लभी को ले लीजिए, लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी, पर जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो इतनी मतलब बड़े सारे 20,000 पीपल्स को बना रही थी, जो अलग अलग चीज़ों में परिपूर्ण थे, ऐसे ही जो नालंदा यूनिवर्सिटीज़ थी वो जो एक हिंदू का हब था, या हम कह सकते हैं जो वैदिक कल्चर चल रहा था या उसको प्रमोशन मिल रही थी, तो शायद वो किसी को नागवार गुजरी। मुस्लिम तो कहते थे कि भाई हिंदू क्यों है, हिंदू फिलोसफी क्यों चल रही है, तो मुस्लिम इन्वर्डर्स आए और वो सारा सत्यानाश करके चल गए। वल्लभी ऑल्सो मेट द सेम फेट। वल्लभी जो यूनिवर्सिटी थी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री नहीं सॉरी यूनिवर्सिटी थी, वो भी डिस्ट्रॉय कर दी गई। मुस्लिम इन्वेडर्स का काम ही यही होता था कि सिर्फ हमको क्या करना भाई, इनको ख़त्म करना है, ये चलना नहीं चाहिए, इनकी ये पढ़ाइयाँ चलनी नहीं चाहिए, बच्चे आगे ना बढ़ जाए। तो विक्रमशिला ये बिहार, तो आप बिहार को देख सकते हो कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थी और वहीं पे पैदा होते थे भाई जो सेजेस होते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आप देखोगे तो मैक्सिमम वहीं पे आप देखोगे। आप राम को देखो वहीं पे हैं, कृष्ण को देखो, तो आप देखोगे तो यूपी बिहार जो है वो काफ़ी संतों की धरती रही है, ऋषि मुनियों की धरती रही है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी सुविधाएं थी। वहाँ पे नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें बहुत सारे लोग पढ़ रहे थे, वो वहीं निकल के फिर वो अपना पंथ धर्म या ये सब प्रोपगेट करते थे। और इसी से पता चला कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कि ये कॉस्मोपोलॉजी कैसे चल रही है, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है ना। ये सारी चीज़ें इंडिया में ही क्यों सिखाई जाती थी, क्योंकि ये वेदों से ही निकली हुई चीज़ है, जो कि वेद बोल गए और लोगों ने इसको अडाप्ट करना शुरू किया, जो काफ़ी बेनिफिशियल भी रहा। और विक्रमशिला जो है वो तांत्रिक विद्या सिखाते थे, तांत्रिक बुद्धिज़्म की बात करते हैं, तांत्रिक हीनयान कह सकते हैं कि हीनयान महायान होते हैं जो तांत्रिक विद्या को नहीं करते होंगे ऑब्वियसली। तांत्रिक विद्या होती है जो अपने किसी गरीब है कोई तो उसको तांत्रिक विद्या से थोड़ी देर के लिए उसको निजात पाने के लिए तांत्रिक विद्या की जाती है। उज्जैन आप देखोगे, उज्जैन महाकाल की नगरी जिसे हम बोलते हैं, उज्जैन में भी जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, वो काफ़ी एक हब था, फेमस हब था सेकुलर लर्निंग के लिए, जिसमें मैथमेटिक्स की और एस्ट्रोनॉमी। तो आप देख सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी खुल गई है सिर्फ मैथ्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं जो कहते हैं ना ज़ीरो किसने दिया, आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट कहाँ के थे, आपको ये कोरिलेट करके चलना होगा, तो फिर आपको एग्जाम्पल भी याद आएंगे और साथ में आपको ये आपको पता चलेगा कि एजुकेशन कैसी कहाँ पे दी जाती होगी, कौन कौन से सेक्टर होंगे,
अदंतपुरी जो है वो बिहार में है। ये अनदर सेंटर था बुद्धिस्ट एजुकेशन का। आप देख रहे हो कि बुद्धिस्ट एजुकेशन ही ज़्यादा सेंटर बना के चल रही है, क्योंकि क्या होता था कि जो वेद्स होते थे, वेदांग होते थे, उपनिषद होते थे, वो कोई उनका ये उद्देश्य नहीं था कि हमें कोई स्कूल बनाना, हमें कोई वो करना है, हमें कोई बुक्स लिखनी है। बट क्या हुआ ना कि जैसे हम इवॉल्व होते गए तो हमें लगा कि सिर्फ वो सेजेस के तक नहीं पहुंचना चाहिए। बुद्धिस्ट ने सोचा कि भाई सब सफ़र कर रहे हैं, सबको दुख है, तो सबको वहाँ से फ्रीडम चाहिए, लिबरेशन चाहिए, क्यों ना ये सब तक पहुँचाई जाए। तो बुद्धिस्ट हो गए और भी बहुत सारे सेजेस थे। और अदंतपुरी उन्होंने जगह जगह अपने वो बनाए आश्रम, या कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज़, हब बनाए जिसमें एजुकेशन मिल रही थी। तो ये अच्छी बात है ना। बुद्धिस्ट एजुकेशन इन बिहार, अनदर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। लिटरेचर साहित्यिक बनाए, संस्कृत है ना, यहाँ अदंतपुरी में बताया गया। बनारस जो है, आप यूपी देखते हो, बनारस काशी, जिसमें शिव जी की नगरी की बोला जाता है। वहाँ पे भी एक काशी कहते हैं कि यूपी है, उसकी जो सबसे पुरानी जो जगह है वो है बनारस। जिसमें घाटें बहुत सारी हम देखते हैं। तो वर्ल्ड की इस धरती अगर जब से बनी है तो कहते हैं कि बनारस सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। ओल्डेस्ट मतलब बहुत पुरानी, स्टिल द ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। आज भी अगर हम वहाँ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। वहाँ के लोग संस्कृत कैसे बोलते हैं, फिलॉसफी, भगवान की चीज़ें कैसे हैं, वहाँ पे शिव जी कैसे प्राकट्य हुआ, क्या शिव जी ये सब चीज़ें कहाँ से आई है। एक महान नगरी जिसे कहते हैं वो है। और हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें फॉरेन कंट्री में ढूंढते हैं हम कहीं एजुकेशन मिलने के लिए। बट आप देख रहे हो कि हमारा इंडिया इतना रिच था जगहों में, तो हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। ये रोल कौन डाल रहा है? आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी। तो बेसिकली आप देखते हो ये जो 5 सब्जेक्ट है ना, ये तो रटी लो, ये तो पढ़ाने हैं उन्होंने। उनका तो ये हब था टीचिंग का, थियोलॉजी। सत्ययोगी या सलयोगी तो नहीं होगा, सलौदगी क्या है? सलौदगी कर्नाटका में, ये दक्षिण भारत में। और ये भी 27 हॉस्टल्स बनाए हैं इसमें। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। कॉलेज रिच इंडोर्ड इन द 1945। ये तो बहुत बाद में बना। आप 5th सेंचुरी की बात कर रहे हो ना, 5th सेंचुरी 1200 में बना था। और ये देखो 1945 में, जो कि नारायण द मिनिस्टर ऑफ कृष्णा III with revenue of the houses and the land leaves marriages and ceremonies। ये भी एक सेंटर होगा भाई। इन्नायरमन क्या ये? इन्नायरम तमिलनाडु में है। फ्री बोर्डिंग ट्यूशन्स मिलती थी और 340 बच्चे थे। और इसमें जो लर्निंग ऑफ द साउथ इंडियन सिंगेरी कांची, ये तो थे फेमस स्कूल्स थे, या कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ थी, यहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी। और वो भी बेसिकली बुद्धिज़्म के सेंटर की थी। और कह सकते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। एंड अब तरीके क्या क्या थे, मतलब क्या बता दिया गया कि एक यूनिवर्सिटी है और उसमें ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है, यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जगहों के नाम बता दिए। बट यहाँ पे बताना है कि अभी कैसे ये लर्निंग मेथड्स क्या रहे होंगे, कैसे वो पढ़ाते होंगे। क्योंकि आज तक अगर हम समझ पा रहे हैं वेदों को, या भगवत गीता को, या ये सब संस्कृत शब्द को, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेस हुई है ना, कहीं वो लर्निंग डिपार्चर हुई है, एक जगह गई है, तो वो दूसरों से हम तक पहुंची है। तो मेथड ऑफ लर्निंग एंशिएंट टाइम में बेसिकली ओरल होता था, तभी वो लिख नहीं पाए थे, वो बुक्स में लिख नहीं पाए थे। और वहाँ पे कुछ जैसे आजकल पेजेस होते हैं, पेन होते हैं, वैसा कुछ होता नहीं था। तो क्या करते थे, पत्तों पे ही लिख लेते थे। और उनके पास इतना बुद्धि भी होती थी, पर वो लिखते नहीं थे। फिर कई सालों बाद 5 साल बाद, या कह सकते हैं कि पता नहीं कितने सालों बाद, तरीका बदला।
कि आपको लिखना चाहिए, ये प्रचार प्रसार होना चाहिए, औरों तक पहुंचनी चाहिए चीज़ें, ये बहुत ही ऊंची चीज़ें हैं। तो फिर क्या हुआ कि पहले तो आपको ये बताना होगा कि कैसे सिखाया जाता, कैसे था। तो पहले तो जो टीचर और जो स्टूडेंट होता था, या कह सकते हैं शिष्य, या तो कह सकते हैं डिसिपल्स, अलग अलग नाम हैं उनके। तो उनके जो एजुकेशन जो सिस्टम प्राय होते थे, वो बहुत क्लोज रिलेशनशिप होते थे। टीचर गुरु की टीचर बच्चों की सुनता था क्वेश्चंस, और बच्चे क्या करते थे, टीचर की आंख मूंद के बात मान मान लेते थे। गुरु के ऊपर संदेह नहीं करते थे कि आजकल के टीचर्स कैसे होते हैं बच्चे के साथ, मतलब एक डिसिप्लिन भी होता है ना, वो नहीं हो पाता है। टीचर यूज टू पे इंडिविजुअल अटेंशन। एक टीचर है, उसको 5 बच्चे मिलते थे, और 5 बच्चे को उसको परिपूर्ण करना होता था, मतलब कि फुल्ली डेवलप करना होता था। और वही बच्चे उनको रोज़ पढ़ते थे और रोज़ उनको देखते थे। ये नहीं कि अलग अलग टीचर्स, मतलब हो सकते हैं कि मान लो कि तुम्हें कोई इंडिविजुअल टेंशन जब मिलना शुरू हो जाती है टीचर की बच्चे के ऊपर, बच्चा अपने आप रिच हो जाता है, मतलब कि वो नॉलेज से भर जाता है, उसको पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। बट क्या होता है कि इतने सारे बच्चे आज कल ठूस जाते हैं एक ही क्लासरूम में, और टीचर ध्यान दे भी तो इग्नोरेंट होता है, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट होता है, फोकस नहीं करता कि जो उसने पढ़ाया। और क्वेश्चनिंग तो बिल्कुल होती ही नहीं है आज के टाइम पे। एक बार टीचर ने बोली हाँ, तो बच्चों ने बोला हाँ, पर रिस्पेक्ट तो उस टाइम पे होती थी, और आज भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है बिल्कुल नहीं। टीचर डरे रहते हैं कि कैसे इनको डांट दूंगा तो फिर ये हमारे ऊपर केस कर देगा। तो मेथड ऑफ लर्निंग की बात करें कि क्या तरीके होते होंगे कि बच्चे को सिखाया जाता है, किस तरीके से सिखाया जाता होगा, कोई भी चीज़ लर्न करवानी है उनको या समझानी है, तो क्या तरीके होते होंगे। तो सबसे पहला आता है कि मेमोराइज कराना। क्या कहता था, टीचर ने कोई श्लोक बताया है ना, अर्थशास्त्र का कोई श्लोक बताया, तो क्या करेंगे वो, कोई उनके पास कोई टेप रिकॉर्डर नहीं होता था, ना ही उनके पास कोई एड्स नहीं होते थे। वो अपनी इस बुद्धि का प्रयोग करते हुए और साथ में थोड़ा सा अपनी वोकल कॉर्ड को खोलते हुए मेमोराइज करवाते थे बच्चे को। एक बार टीचर ने बोला, 2 बार रिपीट बच्चों ने किया, फिर बच्चों ने रिपीट किया, फिर टीचर ने भी रिपीट किया। तो ऐसे क्या होता था, ये लर्निंग का प्रोसेस होता था। यहाँ पे कोई बुक नहीं होती थी आपके पास कि आपको क्या करना है, कि टीचर ने बोला एक दंताय वक्र, मान लो कोई कोई श्लोक बोला उसने, यत्र योगेश्वर कृष्ण, तो ऐसे कोई श्लोक बोला, तो बच्चे ने क्या किया, सीधा इस कानों का यूज़ करेगा वो, और कानों का और बुद्धि का यूज़ करेगा। इसमें कोई भी हाथ का प्रयोग नहीं किया जाता था, इसमें अपने कानों का सिर्फ सुन के उसको चैंट करते हुए या राइमिंग बनाते हुए उसको फिर उसको सीखा जाता था। यही स्टेज थी लर्निंग की, फर्स्ट स्टेज, जो कि विदाउट टेक्स्ट नहीं लिखा जाता था, कोई भी टेक्स्ट की स्कैर टेक्स्ट थ्रू द इनफाइनाइट रिपलेशन एंड रिहर्सल्स बाय बोथ टीचर एंड टॉट। जिसको टॉट किया जा रहा है और टीचर दोनों ही क्या करते थे, इसमें इन्वॉल्व होते थे। मतलब एक तरीके से आपको रट्टाफिकेशन करवाई जाती थी कि मान लो कि दा, तो उसने बोला दा, आ। बट इस मेमोराइजेशन के साथ क्या होता था, उनके दिमाग में फिट हो जाती थी चीज़ें, दिमाग में ऐसे बैठ जाती थी। और इसमें दूसरा आता था क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस मतलब कि अब जब एक चैंटिंग करवाना शुरू किया, मान लो एक श्लोक पढ़ाना शुरू किया, तो उसका एक एक वर्ड का अनुवाद टीचर करता था। कि मतलब क्या करता था कि मान लो कि यत्र योगेश्वर बोला, तो बच्चों को बताएगा कि यत्र योगेश्वर मतलब कि यहाँ जहाँ पर, तो ऐसे वर्ड का मीनिंग बताया जाता था। और दिस वॉज द अनदर मेथड इन विच नॉलेज वॉज कम्प्रीहेंडेड। जो भी उनको नॉलेज दी जाती थी उसको कॉम्प्रीहेंड किया जाता था, मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाई जाती थी। किसी श्लोक का मतलब बता दिया, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं, उस श्लोक का कैसे यूज़ कर रहा है, मतलब कि यूज़ कैसे, मतलब कोई परिस्थिति आ जाए तो क्या, कहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंड करना कहलाता है। इट वॉज through the critical analysis that Sri Ramanujam and Sri Madhvacharya differ from their teacher
on the interpretation of Brahma Sutra composed by Sri Shankaracharya later came in the interpretation of Brahma Sutra। इसमें बताया गया है कि कैसे वो रामानुजम और श्री माधवाचार्य जो थे उनकी जो इंटरप्रिटेशन वाली जो तरीका था, जो ब्रह्म सूत्र जो उनको पढ़ाया जा रहा था श्री शंकराचार्य जी द्वारा, वो कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे थे। रामानुजम अलग कर रहे थे और माधवाचार्य अलग कर रहे थे। और आप देख रहे हो कि इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है, कि हर व्यक्ति एक ही जैसा नहीं समझ पाएगा। रामानुजन ने कुछ अलग तरीके से समझा होगा, है ना, ब्रह्म सूत्र को, और माधवाचार्य जी ने उसको अलग तरीके से समझा होगा। दोनों उनके ही शिष्य हैं, है ना। शंकराचार्य दैट लेटर केम आउट ऑफ विद देयर ओन इंटरप्रिटेशन, अपनी ही इंटरप्रिटेशन बना ली है। माधवाचार्य मेड द टीचर टू सब्सक्राइब to his view, shows the guru or open ideas and are related to the students। कहने का मतलब है कि एक तरीके से जो भी क्रिटिकल एनालिसिस होता है, कि जब हम कोई भी नॉलेज हमें बता रहा है कि मान लो कि सूरज पूरब से उगता है, तो हमने क्या किया, इसको मेमोराइज कर लिया, दिमाग में बिठा लिया, सूरज कहाँ से उगता है भाई, पूरब से उगता है। दूसरा इसमें स्टेप आता है कि अब सूरज पूरब से तो उगता है, पर हम क्या सच में पूरब से उगता है, कहाँ से उगता है। जब हम क्वेश्चनिंग, इसमें क्रिटिकल, हम रैशनली सोचना शुरू करते हैं, अच्छा इसीलिए उगता है क्योंकि हमारी पृथ्वी घूमती है या सन भी घूमता है। हम क्या कर रहे हैं, इसके पार्ट्स को डिवाइड करके हम इसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं अपनी भाषा में, अपने दिमाग में। तो कहने का मतलब है कि इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है, अपने तरीके से हो सकती है, अपने अनुसार हो सकती है, बट क्रिटिकल एनालिसिस करवाया जाता था। फिर उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन मतलब सर्वना मनना और निधि स्थाना। कहने का मतलब ये इतना नहीं, लिसन करना, कंटेम्पलेशन और कंसंट्रेशन, क्या बोल रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आया। और द ट्रुथ ऑफ रियलाइज इट वॉज अनदर मेथड टू स्टडी ब्रह्म विद्या। कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करना, उसको अपने अंतर ध्यान में देखना कि क्या मैं इसको सच में समझ पाया। कोई भी अगर श्लोक सिखाया जा रहा है तो क्या सच में मैं उसको इंटरप्रिटेट करके उसको अपने तह तक, अंदर तक ले जा पाया। स्टोरी टेलिंग होता था। स्टोरी टेलिंग मतलब कि टीचर ने कोई कहानी के माध्यम से कोई सूत्र को बताना चाहा, या कह सकते हैं कि एग्जाम्पल टू इंडक्टिव टू डिडक्टिव, या एग्जाम्पल देते हुए हम उस मूल तत्व तक पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल टू रूल। स्टोरिंग का मतलब यही होता था कि यहाँ उसका कोई निचोड़। टीचर यूज्ड टू स्टोरी एंड parable to the explain, parable to the explain, and this was the method of Buddha used to explain the doctrine। डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन करने के लिए बुद्धा क्या करता था, बुद्धा जो भी है, बुद्ध बहुत गंदे तरीके से बोल रही हूँ, पर बुद्धा अपना एक उसका मैथड था, जब वो लोगों को पढ़ाया करता था अपने मत, जो भी वो सोचता था या समझता था, तो वो स्टोरी के माध्यम से बताया करता था। उन्होंने खुद जो एनलाइटनमेंट किया था वो एक स्टोरी देख के ही किया था। कहने का मतलब है कि उन्होंने स्थिति देखी ना, तो फिर उनको फील हुआ। क्वेश्चन एंड आंसरिंग, जब तक बच्चा क्वेश्चन नहीं करता है उसके दिमाग में चीज़ें दबी की दबी रह जाती हैं। अच्छा, आंखें गोल होती हैं, तो बच्चे ने मान लिया हाँ गोल होती हैं, बट जब तक वो भी पूछेगा ही नहीं कि आंखें कहाँ से आई, क्यों आई, सिली क्वेश्चन भी नहीं करेगा, तो उसको पता कैसे चलेगा कि आंख का भी कोई कारण है, या ये भी, इसके भी पीछे कोई लॉजिक है। हर क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन और आंसर के तरीके से आस्किंग क्वेश्चन टू द टीचर, एंड टीचर उसका आंसर देगा, और उसके बच्चे की जो डाउट्स होंगे, जो मन में विचार चल रहा होगा, तो ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, तो वो ऐसे अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लेके चलता है। मन उसका शांत होना शुरू होता है जब हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें फील गुड होता है अंदर से। तो वही वाली चीज़ है हैंड्स ऑन मेथड। हैंड्स ऑन मेथड मतलब अपना टीचर गुरु क्या करता था
कि आपको मेडिसिन कैसे बनानी है, बच्चों को ऑब्ज़र्व करना है, प्रैक्टिकली देखना है कि भिक्षा कैसे मांगते हैं, क्यों मांगते हैं। इस हैंड ऑन एक्सपीरियंस कि बच्चे को खुद सिखाया जाता था कि कैसे गुरु की सेवा कैसे करनी है, गुरु के बिहेवियर को कैसे अडॉप्ट करना है, गुरु कैसे करते हैं वैसा ही शिष्य क्या करता था, उसको कॉपी करता था, कॉपी करके ही वो अच्छा चीज़ सीख रहता था, वही अडॉप्ट कर लेता था, डिसिप्लिन उसके अंदर आ जाता था। सेमिनार्स होते थे, मतलब स्टूडेंट्स गेन द नॉलेज थ्रू द डिबेट्स एंड डिस्कशंस। डिबेट एंड डिस्कशन मतलब कि शास्त्रार्थ, मेरे को बोलने नहीं आ रहा, शास्त्रार्थ। आपने सुना होगा गार्गी का नाम, गार्गी है ना। गार्गी जो थी वो एक महान शास्त्रार्थी थी। कहने का मतलब है कि उसको बहुत नॉलेज थी फिलोसॉफिकल या दर्शन की, तो वो शास्त्रार्थ करती थी, डिबेट्स करती थी, जिसकी वजह से उसको अपनी जो 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 कुंठा होती थी, क्या कह सकते हैं, कुंठा नहीं कह सकते इसको कहते हैं कि क्यूरोसिटी थी, जो कि उसको जानने की क्यूरियोसिटी थी या उसको समझने की क्यूरियोसिटी थी, वो उसकी शांत होती थी। और भाई बहुत सारे लोग थे उनसे इंस्पायर भी होते थे कि हमें क्या करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, वो भी कंड्यूसिव। ये नहीं कि डिबेट का मतलब ये नहीं हो गया कि एक ही बंदा जीत रहा है, नहीं, दोनों की बात सुनी जाए प्रॉपर तरीके से, दोनों के प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट रखे जाए। एक ही व्यक्ति एक ही चीज़ के बारे में नहीं बोल सकता। डिस्कशंस हों, डिस्कशंस मतलब कि एक ने बोला ऐसा नहीं होता है, तो दूसरे बोला कि अच्छा ऐसा क्यों नहीं होता है, फिर तीसरा बोला कि ऐसा इसलिए नहीं होता होगा, तो क्योंकि वो कारण देते हैं। तो डिस्कशंस किए जाते हैं, बहुत सारी सभा होती थी और उसमें बच्चे पार्टिसिपेटेड होते थे, सेमिनार्स होते थे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रह जाते हैं। ये होते हैं हमारे एक तरीके, मेथड्स ऑफ लर्निंग, जो कि 5-6 ही होंगे, जिसमें मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन, स्टोरी टेलिंग, क्वेश्चन एंड आंसरिंग, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, सेमिनार्स और ये सब चीज़ें। एम्स क्या होता है भाई, एजुकेशन का एम क्या है? हमारा एम यही है कि हमें एक बच्चे को ट्रेनिंग देनी है, हाँ, वो ताकि वो सोशली समाज में रह सके, आर्थिक रूप से तंगी ना हो उसको, और वो एक वैल्यूएबल चीज़ें सीख पाए, यही होती है। ज़्यादा सारा और कह सकते हैं कि जो हमारे जो वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, उसको प्रिजर्व करे, उसको समझे और उसको और प्रमोट करे, ना कि उसको गलत तरीके से प्रमोट किया जाए। तो और क्या होता है, करैक्टर डेवलप हो, हमें किसी के प्रति एम्पैथेटिक होना चाहिए और पर्सनालिटी डेवलप हो। ये सब क्या है, हमारे एम्स हैं एजुकेशन के। एजुकेशन लेने के एम्स क्या होते हैं, एक पूरा व्यक्तित्व अपना सुधार पाएँ, हमारी वजह से किसी का फ़ायदा हो, ना कि नुकसान। इसी को क्या कहा जाता है, एजुकेटेड व्यक्ति। एजुकेटेड मतलब ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति ने डिग्री हासिल कर ली तो वो लिटरेट हो गया है, बट उसकी जो बुद्धि है वो लोअर क्लास को लोअर ही समझता है, उसको पैर मारता है या उसकी करुणा पे तंज कसता है या हंसता है। कहने का मतलब है कि एजुकेशन हमको बताती है कि हमें हमारे सेट ऑफ वैल्यूज़ कैसे होने चाहिए, हमारा इमोशंस कैसा कंट्रोल्ड होना चाहिए, हमें किसके लिए इमोशन दिखाने हैं, किसके लिए नहीं दिखाने, हाउ वी कैन एडजस्ट आवर इमोशन। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फिज़िकली कैसे डेवलप होना है, मेंटली तो नहीं, फिज़िकली सोशली कैसे डेवलप होना है और आर्थिक रूप से कैसे डेवलप होना है, ये हमें वेस्टर्न एजुकेशन बहुत अच्छे से सिखा देती है। बट अगर हमें इमोशनली बैलेंस रहना है, इमोशनली और मेंटली हमें सुरक्षित रहना है, जिसकी वजह से हम कोई काम करते हैं, हमें हमें एजुकेशन क्यों लेनी, हमें डिग्री क्यों चाहिए, क्योंकि हमें पैसा कमाना है, हाँ। पर अगर आपका मन ही ना हो, मन ही आपका नहीं चल रहा हो अच्छे से, बुद्धि ही आपकी काम नहीं कर रही हो, तो आप कैसे ही कर पाओगे ये सब चीज़ें। तो कहने का मतलब कि मन को अगर जितना स्ट्रांग बनाते हैं, वही हमारा एम्बिशन होती है कि हाउ टू बी अ स्ट्रांग बाय इमोशनली, दैट इज़ द पर्सनैलिटी एंड इट्स ऑल अबाउट द एम्स ऑफ एजुकेशन। अब बहुत सारे सब्जेक्ट उस टाइम पे पढ़ाए जाते थे वैदिक एजुकेशन में, अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट्स बहुत सारे थे। सिर्फ ये नहीं कि वेदास पढ़ा दिए, वेदांग पढ़ा दिए, उपनिषद पढ़ा दिए, या कह लो कि एस्ट्रोनॉमी, ये सब को छोड़कर अगर हम देखें और भी, जैसे 4 वेदास हो गए, 6 वेदांग हो गए, फोनेटिक हो गए, रिचुअल
कि जो हमारे क्या कहते हैं श्लोक्स होते थे, उनके माध्यम से बहुत सारी एनर्जीज, ग्रामर कैसे होती है, हमारी लैंग्वेज, एस्ट्रोनॉमी, ये तो हमने अभी पढ़े। और 6 दर्शन होते थे उपनिषद के अंदर, 6 दर्शन, 6 प्रकार के दर्शन जो हम पढ़ते हैं नॉलेज में, न्याय, वैशिखा और सांख्य और योग, मीमांसा और वेदांत। वेदांता कहते हैं सबसे ज़्यादा सुप्रीम था। योग होते हैं जो हमारी बॉडी के माध्यम से हम कोई चीज़ सीखते हैं। सांख्य मतलब संख्या, वैशिखा और न्याय की जो लॉ होता है, लॉ, शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब चीज़ें ही हैं दर्शन, जिसमें हमें ये सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। पुराण होते थे जिसमें पुराण होते थे जिसमें हिस्ट्री बताई है, हमारे ऋषि मुनि कैसे होते थे, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या काम किए हैं, कहाँ कहाँ धोखे खाए, कहाँ कहाँ उनको प्रॉब्लम्स हुई, कहाँ पे वो उन्होंने अच्छे ज्ञान की भी प्राप्त की। तो हिस्ट्री में जो कहानियाँ दी गई हैं वो पुराण में लिखी हुई हैं। तर्कशास्त्र मतलब कि हम जब कोई शास्त्रार्थ करते हैं, डिबेट, डिस्कशंस या कोई भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता, तो वो लॉजिक की जो स्टडी है तर्कशास्त्र कहलाती है। ये भी हमने वहीं से सीखा। और इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स थे, चीफ सब्जेक्ट टू स्टडी, जैसे बुद्धिस्ट सिस्टम में एजुकेशन वर द 3 पीटक, 3 पीटक थे जिसके बुद्धिज़्म के, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधान पिटक। इसको याद कर लेना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधमा। द वर्क ऑफ 18 स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, 18 स्कूल थे, 18 स्कूल। अभी अलग अलग वेराइटीज़ के स्कूल होंगे जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट, जिसमें हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या और बहुत सारी विद्याएं। वेदास वर ऑल्सो स्टडीज एक्वायरिंग द कंपैरेटिव नॉलेज। वेदास को इसलिए भी पढ़ा जाता था जो कंपैरेटिव, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, चीपेस्ट वर्क, एनीवेज। द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नोन एज इंडियंस फॉर लॉन्ग टाइम। हम कहते हैं ना कि ये आर्ट कहाँ से आया, ये वाला आर्ट, ये क्या हुआ भाई, नहीं नॉनसेंस। आर्ट जैसे जैन धर्म में समव्य सूत्र, प्रज्ञा सूत्र, 18 डिफरेंट स्क्रिप्ट जो थी वो, ललित, विस्तारा, महावस्तु, ये अलग स्क्रिप्ट थी, है ना। 64 टाइप ऑफ स्क्रिप्ट जो थी वो, डजन टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, मतलब आप देख रहे हो स्क्रिप्टें बहुत सारी लिखी गई हैं आफ्टर वेदास, ठीक है। वेदांगास डेवलप हो गए जिन्होंने बोल दिए, और उनको जब डिवाइड किया गया 4 वेदास में वेद व्यास जी द्वारा, तो उसके बाद आप देख रहे हो बुद्धिज़्म कितना ज़्यादा स्प्रेड हुआ। पीटक्स, सुत्त पीटक, ये जो बता रहा है कि जो बुद्धिस्ट एजुकेशन थी उसमें पीटक्स होते थे, 3 पीटक्स होते थे, जिसको सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधर्मा पीटक्स कहा जाता था। 18 टाइप्स के स्कूल होते थे बुद्धिस्ट के, और वेद जो होते थे वो किया जाता था। आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नोन इन द इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम। कि जो इंडिया में जो आर्ट की जो एजुकेशन थी वो काफ़ी लंबे टाइम से दी जा रही है। तो आर्ट के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। आर्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट, बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी गई हैं, ठीक है। जैन ने, हमने अभी पढ़ा ना, ललित, विस्तारा, महावस्तु हो गई। While the 64 type of script, later to about the dozen type of script regarding the curriculum of the school students, Chinese traveler, अब देखो चाइनीज़ ट्रैवलर की बात की है, ह्यूंगसांग कहते हैं कि भाई जो बच्चे थे ना उस टाइम पे, जो बुद्धिज़्म चल रहा था, बुद्धिज़्म का बहुत बोला वाला था, उस टाइम की बात है। तो बुद्धिज़्म जो थी, children begin by learning the alphabets, अल्फ़ा, जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं वो पढ़ना शुरू कर दिया था उन्होंने। बिगिन द स्टडी ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, तो 5 प्रकार के जो सब्जेक्ट्स थे वो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले आती थी ग्रामर, व्याकरण, आर्ट हो गया, क्राफ्ट हो गया,
आर्ट एंड क्राफ्ट से क्या होता था, उनके जो चीज़ें बनती थी, छोटी मोटी जो रहन सहन की जो चीज़ें थी, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में आ गया। इसलिए आर्ट एंड क्राफ्ट को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। आज के टाइम पे भी कोई अगर आर्टिस्ट है, उसको बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है कि भाई उसको कोई स्किल आती है, तो क्योंकि स्किल के ऊपर डिपेंडेंट थे बहुत सारी चीज़ें। मेडिसिन, लॉजिक, मेडिसिन कैसे बना, क्योंकि बीमार हो जाए व्यक्ति, औषधि कैसे बना सकता है, जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक जिसे हम कहते हैं कि आयुर्वेदिक होना चाहिए। तो वो आयुर्वेदिक कहाँ से आया, वो वेदों से ही आया हुआ है आयुर्वेदिक, ठीक है। लॉजिक, हमें लॉजिक की स्टडी करवाई जाती थी कि हमें कैसे रैशनली सोचना है, हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि लब्धि है, जो कॉग्निशन है, उसका कैसे प्रयोग करना है, ये हमें वेदों में सिखाया जाता है भाई। अब आप देख रहे हो कि कैसे फिलॉसफी है, फिलॉसफी के आधार पर चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। कहते हैं जो भी साइंस अभी निकली हुई है ना, वो फिलॉसफी से ही निकली हुई है। फिलॉसफी से ही बहुत सारी ब्रांचेस बनी गई हैं साइंस की हो गई, फिर आप समाज की ले लो, अर्थशास्त्र ले लो, हिस्ट्री हो गई। तो फिलॉसफी सबसे मूलभूत है और ये सबकी मदर ऑफ ऑल द साइंसेस। तो फिलॉसफी इसलिए ज़्यादा फोकस की गई है। अब टीचर को भी क्यों पढ़ाया जा रहा है फिलॉसफी, क्योंकि उसे एक खाली बर्तन से मिलना है। लोग कहते हैं कि बच्चा खाली बर्तन नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होता है, वो इनेट कैपेसिटी लेके जन्म लेता है। बट जब उसको इन्वायरमेंट उसका मिलेगा, तो उसको इन्वायरमेंट किसका मिलेगा, टीचर का मिलेगा, बच्चों का मिलेगा। तो खाली प्लेट तो वो नहीं है, दिमाग उसका खाली प्लेट नहीं है। बट जब टीचर बर्बाद होगा, टीचर को दर्शन के बारे में पता ही नहीं होगा, उसके वैल्यूज़ या उसके वेद कहाँ से आए, वो क्या क्या पढ़ना है, उसको क्या पढ़ाना है, बच्चे को क्या बनाना है, उसका आउटपुट क्या निकलेगा, प्रोडक्ट क्या बन के निकलेगा, वो स्कूल से एक टीचर के ऊपर निर्भर करता है। एज अ टीचर आपको एक फिलोसोफर होना चाहिए कि आप जितना आप दर्शन को पढ़ोगे, उतना ही आप उसमें घुसते चले जाओगे और आपको समझ में आएगी चीज़ें। बहुत अपार नॉलेज जो है वो इंडिया का नॉलेज है, इंडिया का नहीं भारत का नॉलेज है। इंडिया भारत डिफरेंसेस नहीं है, बट जब भारतीय शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो वो काफ़ी पुरानी है और काफ़ी रेलेवेंस है उसका। एक जीवन में आपको एक अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, एक इंसान भी आप उसके साथ बनते हो। आपकी वजह से कितने लोगों का फ़ायदा हुआ, ये आप बनते हो एक स्कूल या एक कहते हैं संस्थानों में। तो कहने का मतलब है कि एक फ़िलॉसफ़ी आपको एक सिखाती है बहुत ही ज़्यादा कि आपको कैसे नॉलेज को एक कॉन्स्ट्रेंट नहीं रखना है कि बुकिश नॉलेज सिर्फ ना दीजिए, बच्चे को जानने के लिए उसको अवसर दीजिए, उसको कोशिश करवाइए कि उसे लॉजिक आए, उसे कोशिश करवाइए उसके अंदर क्वेश्चनिंग जैसी एबिलिटीज़ डेवलप हों, प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाए, अपनी चीज़ों को खुद देख पाए। तो फ़िलॉसफ़ी इसीलिए वहाँ जो क्वेश्चंस होते हैं फ़िलॉसफ़ी के और साइकोलॉजी। फ़िलॉसफ़ी क्या है, फ़िलॉसफ़ी जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं, उसके तह तक, उसके एंड पॉइंट तक समझने की कोशिश करते हैं, उसको फ़िलॉसफ़ी कहते हैं। तो उसको काफ़ी टाइम लगता है। और जब फ़िलॉसफ़ी में जो यूज़ हो रहा है वो उसको साइकोलॉजी कहते हैं। कि साइकोलॉजी मतलब कि जब हम कोई चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं, साइकोलॉजी क्या होती है कि हम अपने किसी एक पार्ट, माइंड कैसे वर्क कर रहा है, वो उसके बारे में सर्च करते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस कब काम करती है, कब नहीं करती है, ये सारी चीज़ें फिलोसॉफी से साइकोलॉजी आई है। दिस वॉज द जनरल स्कीम ऑफ द स्टडीज ऑफ फॉर द लेमैन ऑल द सेक्ट। अदर सब्जेक्ट स्टडी वर धर्मशास्त्र, और भी बहुत सारी स्टडीज एरियाज थे जिसमें धर्मशास्त्रों के बारे में बताया गया। धर्मशास्त्र क्या होते हैं कि जिसमें कि हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। धर्मशास्त्र में क्या बताया गया है कि धर्मों के बारे में बताया गया है कि भाई ये धर्म कुछ दे गए, आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर गए कि आपको इनका पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर है। हम बोलते हैं ना, हम नास्तिक आस्तिक, आस्तिक नास्तिक कैसे बनते हैं, हम जब किसी चीज़ पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो हम आस्तिक बन जाते हैं। हम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं तो हम नास्तिक बन जाते हैं। ये नास्तिक और आस्तिक क्या है,
आस्तिक और नास्तिक यही है कि भाई आप किसी धर्म शास्त्र की जब आप पढ़ोगे तो आपका खुद ही आपका दिमाग बोलेगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ अच्छा, मुझे ये चीज़ें करनी है। तो आप क्या बन जाते हो? अपने लिए आस्तिक बन जाते हो, लोगों के लिए बेशक नास्तिक बन जाते हो। बट मैक्सिमम जो सुप्रीम चीज़ें हैं, जो रियल हैं, उसके ऊपर विश्वास करना ही धर्म धर्म कहता है। और अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक एथिक्स की वैल्यूज़। अर्थ एथिक्स का मतलब मोरालिटी नहीं होता। आपको पता होगा कि यूपीएससी में एक सब्जेक्ट होता है एथिक्स। तो एथिक्स क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि जब वो जॉब करने जाएंगे, समाज की मदद करने जाएंगे, तो वो कैसे करेंगे? एथिक्स, आपके अंदर एथिक्स होंगे। आप अपने फैमिली से पहले किसी और के बारे में सोचोगे। एथिक्स होते हैं, है ना। आर्ट, आपके क्या आर्ट है? आर्किटेक्चर, शिल्प, वस्त्रा, मिलिट्री साइंस, धनुर्विद्या, मिलिट्री साइंस होती है। परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होती है? ये जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, इनके माध्यम से आप किसी मैसेज को पहुंचाना चाहते हो, है ना। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया। धनुर्विद्या हो गया कि जब आप जैसे धनुर्विद्या ही एक अपग्रेडेड वर्जन है मिलिट्री का। कि हम सुरक्षा क्यों रखी हुई है हमने अपनी उस पर बाउंड्री पे, सुरक्षा क्यों रखी है, मिलिट्री फोर्स क्यों लगाई जाती है? क्योंकि देश की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। देश की सुरक्षा कैसे ज़रूरी है? क्योंकि जो बाउंड्रीज पे जो लोग हड़प लेंगे जगह, अगर हम किसी बाउंड्रीज नहीं होंगी तो डेफिनेटली कोई भी वहाँ पे आ सकता है। तो इसलिए मिलिट्री साइंस, धनुर्विद्या, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, वो पहले ही सिखाई जाती थी। और आज के टाइम पे उसको मिलिट्री बोल देते हैं। बट आर्किटेक्चर, जैसे शिल्प वस्त्र, आर्किटेक्चर हो गया कि किसी मकान को कैसे बनाना है, ये चीज़ कहाँ लगेगी, ये चीज़ कहाँ लगेगी, ये सारी चीज़ें हमारी वैदिक एजुकेशन में देखने को मिल जाती हैं। तो आप देखोगे कि अगर हम 10 घंटे भी अगर वे इंडियन एजुकेशन के बारे में पढ़ते रहेंगे तो काफ़ी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है। वोकेशनल एजुकेशन है। वोकेशनल एजुकेशन मतलब कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट के बारे में बताया जाता है कि आपको अपनी अर्न करने के लिए जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उसको वोकेशनल एजुकेशन कह देते हैं। और आप कोई भी प्रोफेशन को यूज़ कर लेते हो। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में बहुत सारे 64 आर्ट्स की बात की है, 64। तो एंशिएंट जो इंडियन लिटरेचर, जो भी ऋषि मुनि लिख के, या कोई भी जो व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़ता था, चिंतन मनन करता था, या अंडरस्टैंडिंग डेवलप रखता था, जिसको ये सब पता था, है ना, तो उनमें 64 कलाएँ होती थी। ठीक है, 64 बहुत होती हैं। और उनमें से कोई भी आप एक चूज़ करके आप अपने लाइफ को बना सकते हो। वीविंग, डाइंग, स्पिनिंग, और आर्ट ऑफ टैनिंग, लेदर मैन्युफैक्चरिंग, बहुत से आर्ट ऑफ कि ज्वेलरी कैसे बनाना, इक्विपमेंट कैसे बनाना है, आर्ट ऑफ डांस। देखा होगा आपकी राजा महाराजा के टाइम पे जो एक नृत्यिका होती थी वो डांस करती थी। तो वो डांस जो है, वो उसका जो नृत्य है, वो भी वैदिक एजुकेशन में सिखाया जाता होगा। म्यूज़िक होता होगा, एग्रीकल्चर होता होगा कि खेती बाड़ी कैसे करनी है, उसके सही तरीके क्या हो सकते हैं, वो पहले से सिखाया जाता था। और आज भी एग्रीकल्चर अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली हम बिल्कुल ही मांस मच्छियाँ ये सब ही खाएंगे। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें पहले होती थी वो कोई गलत तो नहीं थी, डेफिनेटली नहीं थी, इतना पढ़ने से लग रहा है। तो जैसे परफ्यूम कैसे बनाई जाती हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस होते थे जो कि आर्ट में आते हैं। 64 का आ रही है ना एक बार, 64 था, उसमें वीविंग और बहुत सारी चीज़ें जो आज भी चलती हैं। टाइप्स ऑफ टीचर्स कैसे होते थे? अब टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, बहुत प्रेम। आज के टीचर जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। आज के टीचर क्या है, बिल्कुल अट्टर मस्त होते हैं भाई, आते हैं क्लास में, मज़ा किया, थोड़ी बातचीत की बच्चों के साथ, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही हवाबाजी करके चल जाते थे। बट जब वो आचार्य आ जाते थे, वैसे ही उनका जो अध्ययन होता था, जो भी चैंटिंग्स होती थी, जो भी श्लोक्स होते थे, वो करते थे। और डिस्कशन भी प्रॉपर तरीके से होता था, एक डिसिप्लिन होता था टीचर और शिष्य के बीच में।
तो सबसे पहले आते हैं आचार्य। आचार्य हो गए कि जो वेदा के बारे में बताता हो, या फीस नहीं लेता था आचार्य। तो उपाध्याय होता था। उपाध्याय जो होता था कि adopted teaching as a profession to earn his livelihood and taught only a portion of Veda। कह रहा है कि उपाध्याय जो होता था वो पैसे भी लेता था वेदों को पढ़ाने के, बट आचार्य कभी पैसे नहीं लेता था। चरकास क्या होते थे? जो चरकास होते थे वो हायर नॉलेज की क्वेश्चनिंग करते थे। हायर नॉलेज की क्वेश्चनिंग, जैसे ह्यूंग was struck with the knowledge gained by some wandering teachers like Bhikkhu and Sadhu during his time, and he has accumulated treasure of knowledge in the constant travel and who's used to glad। कहते हैं ना कि हमें ट्रैवल करना चाहिए। कहते हैं हमें ट्रैवल करके हमें बहुत सारी संस्कृतियों के बारे में पता चलता है, बहुत सारे लोगों के बारे में पता चलता है। हमारे पास पैसे हों तो हमें घूमना चाहिए। घूमने का मतलब क्या है? ट्रैवल करने का मतलब क्या है कि आप हर एक जो भारत का जो एक एक जगह है उसको आप देख सकते हो अपनी आँखों से और उसको समझ सकते हो। आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती है। तो जो जो आपको नॉलेज एक बुक में मिल सकता है, जो नॉलेज आपको एक वहाँ जाके मिल सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो ट्रेजर ऑफ नॉलेज है वो आपको मिल सकता है इससे, तो घूमने से। तो जो ह्यूमसांग था ना, ह्यूमसांग जो चाइनीज़ ट्रैवलर था, वो इंडिया में ट्रैवल करता करता आ रहा था। उसने जब देखा कि जारकाज एक टाइप ऑफ हायर नॉलेज होती है जो आपको कहीं बुक में या कह सकते हैं कि कहीं और नहीं मिलेगी। वो सिर्फ वहाँ पे जाके फील करके या उसको समझ के या रियल एजुकेशन वहाँ पे जाके मिलती है। तो कहता है कि बहुत सारे वंडरिंग टीचर्स होते हैं। वंडरिंग टीचर्स मतलब जो इधर उधर घूम रहे हैं, नोमैडिक जैसे। नोमैडिक तो नहीं कहेंगे, बट ऐसे मतलब जहाँ पे भोजन करने को मिल गया वहाँ बैठ गए, जहाँ पे मतलब उनका एक कोई आश्रम नहीं होता था, वो जहाँ पे उनको जगह मिल गई वहाँ पे वो अपनी शिक्षा देना शुरू कर देते थे। तो नॉलेज गेन बाय सम वंडरिंग टीचर्स, जैसे भिक्षुज होते थे और साधु बाबा हो गए, भिक्षांदेही। तो कांस्टेंट ट्रैवल करके उनको बहुत सारी नॉलेज मिली थी। उसको ही चरखास कह देते हैं, या वंडरिंग स्कॉलर्स जो टूर कर रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं और वहाँ घूम के ही अपना नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। सतपथ ब्राह्मणा। अगर मान लो कि आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हो, ठीक है, गरीब इन द सेंस कि आपके पास पैसा नहीं है, इनफ पैसा नहीं है आप घूम सको, है ना, इतना पैसा नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते होगे? इतना तो आप कर ही सकते हो ना। जैसे आप खाना खाते हो तो एक बुक खरीद लो, या कह लो कि आप किसी चीज़ के बारे में आपने जाने में अपना इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? उस एरिया के जो बुक्स हैं, मेजर बुक है, वो पढ़ के आप वैसा ट्रेजर ले सकते हो वहाँ जाके। अगर फील नहीं कर पाए तो क्या पता आप घर बैठ के उसको 5-10 दिन में ही समझ लो उस चीज़ को। तो कहने का मतलब कि बुक्स और ट्रैवल काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं। और जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, मैक्सिमम आप देखे होंगे, तो वो ट्रैवल भी करते हैं और साथ साथ में अपनी बुक भी बनाते चले जाते हैं, जो कि एक नॉलेज मिलती है वहाँ से भी, जो कि रियल लाइफ नॉलेज होती है। ये एक किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में देखो, डिग्री जो होती है वो आपको एक पर्टिकुलर मिलती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक चीज़ें आ गई आपको, एक एबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो गई और आप एबल हो जाते हो किसी भी काम को करने के लिए। बट जो नॉलेज होता है ना, नॉलेज वो वास्ट होता है। वास्ट मतलब वो कभी ना ख़त्म होने वाली ऐसी चीज़ है जो कि वास्ट है, जिसका कोई गिनती नहीं है कि आज ये पढ़ लिया ख़त्म, वेद पढ़ लिया ख़त्म, उपनिषद पढ़ लिया ख़त्म। नहीं, वो ऐसी हर वक्त चलती रहती हैं और हमेशा आप उसमें जब पूरा नॉलेज अब जिस दिन आपको हो जाता है, फ्री हो जाते हो, दैट मीन्स आप लिबरेशन को प्राप्त कर लेते हो, मुक्त हो जाते हो, आपको सब फ्री फील हो रहा है कि हाँ, जो चीज़ मैं सोच रहा था वो ऐसी है ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो साधु होते थे वो भी कहीं ना कहीं एक टाइप के साधु हैं। गुरु होते थे जिनके एक गृहस्थ लाइफ गुरु होते थे, जो गृहस्थ जो फैमिली गुरु नहीं होता, जो ऐसे आपने देखा होगा जो माइथोलॉजिकल स्टोरी
माइथोलॉजिकल जो सीरियल्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो गृहस्थ लाइफ का जो एक गुरु होता है जो कि सिर्फ उनको बताता है आप राजा जी आप ऐसे करिए, हाँ राजा जी आप ऐसे करिए। गुरु वॉज वन ऑफ हु यूज टू लीड द गृहस्थ लाइफ and earned his livelihood after imparting education to the disciples, maintain his family। कहना है गुरु का मतलब होता है कि जो गृहस्थ आश्रम में रह के और अपनी जो टीचिंग उसने की है, लर्निंग की है, वो भी अपने डिसिपल्स को देता है। और जब वो डिसिपल्स को देता है और अपनी फैमिली भी उससे चलाता है तो उसको बोल देते हैं गुरु। समझ रहे हो? टीचर भी वही है, टीचर भी वही है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक तो अपनी एजुकेशन लेके वो अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहा है, साथ ही साथ उन पैसों से एक फैमिली चला रहा है, अपनी पर्सनल फैमिली, तो उसको गुरु बोल देते हैं। जोजन सत्तिका famous teacher were teachers famous who propound scholarship that students from distant place। जन शक्ति 100 माइल जो बड़े दूर दूर रहते हैं उनके लिए एजुकेशन सिस्टम बना। शिक्षिका वॉज अ टीचर इंस्ट्रक्शन इन द आर्ट ऑफ डांसिंग। अब देखो जो औरतें होती थी ना वो स्ट्रांग नहीं होती थी, मतलब ये बीच में ही डिफरेंसेस आए हैं। शिक्षिका क्यों बोला गया? क्योंकि जो स्त्री होती थी ना वो प्रकृति ने उसको सॉफ्ट बनाया होता है, धैर्यवान बनाया होता है, तो वो आर्ट फॉर्म को ही समझ पाती है, वो ज्ञान को थोड़ा हार्ड स्किल मानती है और सॉफ्ट स्किल होती हैं जैसे कि डांस, सिंगिंग, राइटिंग। और जैसे मतलब कोई भी ऐसी जो एब्स्ट्रैक्ट है जिसमें आपके भाव सम्मिलित हो रहे हैं वो चीज़ें होती हैं। आर्ट, डांस, म्यूज़िक, जो भी आप डांस म्यूज़िक करते हो इसमें आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं, या कह सकते हैं कि आपकी भावना उसमें प्रागट्य होती है। इसलिए जो शिक्षिका होती थी उस टाइम में, शिक्षिका जो सिर्फ डांसिंग की एजुकेशन देती थी, जो कि भगवान से तादात्म्य बनाती थी, और जो कह सकते हैं कि शिक्षक या गुरु या जो नॉलेज, सही माने नॉलेज कौन सा है आप देख सकते हैं। आचार्य का जो स्थान है वो सबसे ऊपरी सुप्रीम है। गुरुकुल होते थे। अब इंस्टीट्यूशन कौन कौन से कहाँ पे मिलती थी ये शिक्षा, या शिक्षिकाएँ कहाँ मिलती थी, गुरु कहाँ मिलते थे, या कह सकते हैं चरकास कहाँ मिलते थे, चरकास कहाँ मिलते थे, या कह सकते हैं कि उपाध्याय कहाँ मिलते थे। तो ये एक इंस्टीट्यूशन होते थे। जैसे ये गुरुकुल एक जगह हो गई जहाँ पे टीचर और उसके जो बच्चे होते थे वो वहीं पे रहते थे, और वहीं पे अपना जीवन भी बिताते थे, और बच्चे भी उससे बच्चे की सेरेमनी करते थे और वहीं पे सीखते थे, सिखाते थे गुरु, और वहीं पे उसकी स्टडीज़ एंड हो जाती थी। देन देयर वॉज अ परिषद्स होते थे जो कि एकेडमिक की बात करते हैं, एकेडमिक्स। स्टूडेंट्स एडवांस लर्निंग गैदर्स इनरिच द डिस्कशन डिस्कोर्स बीइंग सीट ऑफ द ब्राह्मण्स। तो कहने का मतलब ये जो परिषद बनाए जाते थे वो बेसिकली ब्राह्मण बनाते थे, और ये परिषद जो होते थे 21 ब्राह्मण इसमें रहते थे, और इसमें सिखाया जाता होगा भाई कुछ लॉस के बारे में, थियोलॉजी, स्टोरीज, थ्योरीज, है ना। 1st सेंचुरी में ये हुए थे सबसे पहले तमिलनाडु में, और उसमें तमिलनाडु में ये मतलब क्या होता था कि ब्राह्मण होते थे, और ब्राह्मण क्या करते थे, एक परिषद बनाते थे अपना, नंबर ऑफ उसमें ब्राह्मण्स होते थे, बैठ के वो डिस्कशन करते थे, समझते थे, लर्निंग्स लेते थे, परिषद कहलाते थे। और तमिलनाडु में सबसे पहला 1st सेंचुरी की बात है, 1st AD हम कह सकते हैं, 1 जब रहा होगा तब की बात है। तब संगम बनाए जाते थे, संगम मतलब एक संघ बनाया गया, परिषद कह दिया। द पर्पस ऑफ द गैदरिंग, एक पर्पस क्या होता था गैदर होने का, कि जिसमें आपको एक लिटरेचर के बारे में, उसकी एक्सेलेंस के बारे में, या वो क्यों है उसके बारे में। अब तमिल स्टाइल में इसको पढ़ाया जाता था,
अब देखो यहाँ पे परिषद जो है 1st सेंचुरी में तमिल की बात की गई है, तमिलनाडु की। गोष्ठी होती थी। गोष्ठी क्या होती है? कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, यहाँ कह सकते हैं कि मीटिंग। गोष्ठी कहते हैं मीटिंग को, जो कि आज के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं होती स्कूल में। गोष्ठी वही होती है एनुअल फंक्शन में, एनुअल रिजल्ट में। तो कॉन्फ्रेंसेस वॉज नेशनल गैदरिंग और कांग्रेस सबमाउ क्या बोलते हैं इसको भाई, ग्रेट किंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस स्कूल्स वर इनवाइटेड टू मीट द एक्सचेंज ऑफ दीज व्यूज। जनक ऑफ विधा जनवा मतलब एक गोष्ठी होती थी, कॉन्फ्रेंसेस होती थी जिसमें कोई चीज़ों के बारे में बताया जाता होगा। आश्रम्स होते थे, आश्रम्स हेरिटेजेस होती थी जिसमें students from different part of the country flock together and learn around the famous sages and संत। तो संत होते थे या sages होते थे, साधु वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, अलग अलग कंट्री, अलग अलग एरिया से आए हुए बच्चों को पढ़ाते थे, समझते थे, उनकी जो प्रॉब्लम होती थी उनको सॉल्व करते थे। फॉर एग्जाम्पल आश्रम ऑफ भरद्वाज एट प्रयागराज। प्रयागराज में एक आश्रम है किसका? भारद्वाज जी का। और एक बिग आश्रम है जो कि वेयर प्रिंसेस लाइक भरत वहाँ का एक प्रिंसेस था जो वहाँ पे स्टडी करता था आश्रम में, ठीक है। अनदर आश्रम वॉज दैट नमीशा लोकेटेड इन द फॉरेस्ट ऑफ नमीशारण्य हेड बाय सेजेस सनुका पता नहीं है। Here 10,000 people, numerous learned teachers and scholars held constant discussions and debates, religion, philosophical and scientific topics. Another famous ashram was the sage Kanva on the bank of river Malini, tribute of river Sarai. ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो कि करने हो तो करना, नहीं करने तो नहीं करना। विद्यापीठ हो गई। विद्यापीठ भी एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें आचार्य श्री शंकराचार्य जी ने इसको विद्यापीठ बनाई है। श्री शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी, कांची, द्वारका, पूरी भद्री, ये सब जगहों पे विद्यापीठ मतलब जहाँ पे विद्या अध्ययन करते थे शंकराचार्य जी ने किए। टीचर who influence extended to those villages round about the was presided by the जगत गुरु शंकराचार्य। आपने देखी होगी वो फिल्म, देखी होगी। घतिकाज होते हैं, घतिकाज अग्रह होते हैं, मठ होते हैं, ब्रह्मपुरी होते हैं। ब्रह्मपुरी ब्राह्मण्स की होती है भाई, ठीक है। उसमें भी बिहार हो गए। तो ये कुछ जो सेंटर्स होते थे या नाम कह लो कि विद्यापीठ, घतिकाज, ये कह सकते हैं अघाड़ा नहीं, ये तो वही हो गया फिलोसॉफी ऑफ ब्रिटिशर्स। अघाड़ास नहीं होते, अघाड़ा होते हैं, मठ होते हैं, और ब्रह्मपुरी होते हैं, ब्रह्मपुरी विहारास। मठ आपने देखे होंगे, बहुत सारे मठ चलते हैं, है ना। उसमें भी शिक्षा दी जाती है, शिव जी, वैष्णव, बहुत सारे डिफरेंट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ये सब क्या है। तो आप देख सकते हो कि एजुकेशन का जो स्तर है वो कितना फ्लॉन्टिंग था हमारा, मतलब कि आप देख सकते हो कि कोई एक डिग्री का कोई प्रेशर नहीं था दिमाग में कि आपको डिग्री लेनी है। आपको वास्ट ऑफ नॉलेज किसी भी एक सेक्टर में आप ले सकते थे, वो ऐसी एजुकेशन थी, वैदिक एजुकेशन। पर आज के जो पैमाना है, जो एजुकेशन का जो पैमाना है, वो वेस्टर्न एजुकेशन है। तो ये हम इतना नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। आप देख सकते हो कि पहले एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, पतंजलि, योगा, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई होंगी और कितने सारे सेंटर्स बनाए गए इनके लिए, बहुत सारे लोगों ने इसमें हेल्प भी करी होगी। तो ये यूनिकनेस क्या है?
इस एजुकेशन सिस्टम की यूनिकनेस हमने जाननी है। तो अगर हम देखें इस एजुकेशन में जो गोल होता था, एक इंडिविजुअल का जो गोल होता था, वो एक एक मशीन को प्रोडक्ट या मनी कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करना नहीं, क्या था, सेल्फ को रियलाइज़ करना है कि हमारा जो सेल्फ है वो बाउंडेड तो नहीं है, बॉन्डेजेस। तो इसका जो सार है वो फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस। जो भी हमें बाउंडेशन कर रही है, जो चीज़ें हमें नहीं पता चल रही हैं, ये कितनी इलेजिबल राइटिंग है मेरी, सॉरी गाइज। तो जो एजुकेशन है वो सेल्फ रिलायंट तो बनाती ही थी, साथ ही साथ आपको एक आपका सुप्रीम गोल क्या है, आपको सेल्फ रियलाइज़ करवा देती थी कि आपका एम्बिशन क्या होना चाहिए, आपकी अटेनमेंट क्या होना चाहिए, कि आप एक फुल इंसान बन पाओ और आप क्या कर पाओ कि आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, है ना, अपनी कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव करो। और हाईएस्ट दर्शन हमें क्या कहता है, नॉट ओनली ऑर्डिनरी सब्जेक्ट जैसे लिटरेचर पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, वोकेशनली ट्रेनिंग कर लो, है ना, ये ही सिर्फ नहीं थी, एक हाई डॉक्ट्रिन को माना था कि है क्या, एजुकेशन सिस्टम एंशिएंट क्लेम टू बी यूनिक इन द रिस्पेक्ट लाइक स्टेट, कि भाई आपको करिकुलम नहीं पढ़ना पड़ता था, आपको कोई करिकुलम, सेट ऑफ करिकुलम फीस या घंटे आपको नहीं देने पड़ते थे किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। आप फ्री थे, फ्रीडम थी आपको, ना ही आपको बॉन्डेजेस थी, ना आपको पैसा लग रहा था, फ्री एजुकेशन आपको मिल रही थी। और फ्री में भी आपको कौन सी मिल रही थी, एक सुप्रीम नॉलेज आपको दिया जा रहा था। उसकी कदर नहीं की तो आज हम में से कचरा पढ़ रहे हैं, वो उसका भी कोई फ़ायदा है नहीं। Another special characteristics of ancient and Indian education system फुल्ली कंपलसरी रेजिडेंशियल था, कि आपको एक घर मिलता था रहने के लिए, आपको खाने पीने सोने की व्यवस्था थी, टीचर वहीं पे अवेलेबल होता था, जब मन चाहो जब टीचर से क्वेश्चन कर लो, यही होता था। और एजुकेशन आपको सिर्फ एक आर्टिस्टिक या कह सकते हैं कि आपको सिर्फ बाहर से चमका ही नहीं रखती थी, आपको मेंटली फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी आपको स्ट्रांग बनाती थी। आप मन से स्ट्रांग बन गए तो आप फिजिकली स्ट्रांग बन जाते हो, बट अगर आपका मन ही वैसा नहीं है तो आप कैसे किसी बाहर से इतना भी अपना वो करो, पर आप मन से आप भोंदू हो तो फिर भोंदू ही रह जाते हो। How the teacher responded to the different situations arising daily life and learned from it, कि टीचर कैसे जो गुरु होता था वो अगर कुछ कोई प्रॉब्लम उसको आ गई, वो कैसे उसके साथ compete कर पाए, कैसे अपनी लाइफ को जी पाए, तो वो सारी चीज़ें बच्चा सीखता था और ऑन द स्पॉट सीखता था, बहुत सारी चीज़ें वो सीख के। स्ट्रेस वॉज लेड ऑन हैविंग पर्सनल रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड taught each students used to meet teachers separately, learn from through the separate instruction guidance। कहने का मतलब है कि इतना स्ट्रेस नहीं था एक टीचर को कि भाई आपको 30 बच्चे एक साथ पढ़ाने, नहीं, आप 5 बच्चे भी लो और उसको अपना जीवन दे दो। तो टीचर अपने इस लेवल पे पढ़ाता था, अपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के सिर्फ उनके भविष्य के बारे में ही सोचता था। एजुकेशन वॉज एब्सोल्यूट फ्री। और टीचर प्राइमरी स्कूल के बच्चों में आप देख सकते हो कि प्राइमरी नीड जो उनकी होती थी उनको फुलफ़िल करना और फ्री एजुकेशन देना, ताकि वो फ्री होके पढ़ सकें, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बच्चों को अपना वो पढ़ रहे हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो था वो कि मतलब क्या इतना, मतलब आप देख सकते हो कि इतना बुरा भी, बुरा क्या था ही नहीं बुरा। इसमें वेस्टर्न एजुकेशन को अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो काफ़ी वीकर रहा होगा। तो वेस्टर्न एजुकेशन ऑब्वियसली मशीन्स लाया है, इंडस्ट्री लाया है, डेवलपमेंट लाया है, और कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा प्रदूषण भी वही लेके आया है, क्लाइमेट चेंज भी वही करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंसान को और भोगी बना रहा है, और कह सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक ज़्यादा है वेस्टर्न एजुकेशन, रादर कि वो इमोशनल, एक व्यक्ति इमोशनल से जूझता है वो नहीं कैपेबल है। कहने का मतलब है कि इंसान को ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बना रहा है। इंसान को मटेरियल तो मिल जाते हैं, बट वो मटेरियल को कैसे यूज़ करना है, क्या तरीका होना चाहिए, कितने वैल्यू उसको देनी चाहिए,
कौन सा नॉलेज, इतना अपार नॉलेज, फिलोसफिकल नॉलेज, सबसे ऊंचा दर्शन जो है भारत के पास। और वेस्टर्न क्या सिखा रहा है कि आपको एक स्पेसिफिक चीज़ सीख लो और वही मशीन बनाने की एक प्रक्रिया बन जाओ। आप बन जाते हो तो फिर आप क्या कर लेते हो, पैसे कमाने शुरू कर लेते हो, पैसे का दुरुपयोग करो, फिर और डेवलपमेंट करो, और दुरुपयोग करो, और ऐसे करते करते अपना जीवन काट दो, मर जाओ। और आने वाली जो लोग हैं उनके लिए रिसोर्सेज बचाओ ही मत, ठीक है, उनके लिए अच्छी शिक्षा दो ही मत। आपके दादा परदादा काम करके मर गए, वो भी मर जाएंगे, बट नॉलेज उसकी संकीर्णता देखने को मिलती है। आप देखोगे वेस्टर्न एजुकेशन में सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल लर्निंग है। जब आप कोई भी एजुकेशन आप लेते हो कि एक रिक्वेस्टिक आपको एक जगह में यहाँ पे ठोक दिया जाएगा और वहीं पे आपको पढ़ना है, ठीक है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो। बट ऐसा नहीं है कि जो गुरुकुल सिस्टम था वो कैसा था, रेजिडेंशियल स्कूल। कहने का मतलब है कि गुरु भी इधर रह रहा है और बच्चा भी इधर। अब ऐसे में जो इंस्टीट्यूशनल स्कूल है, अगर मान लो कि बच्चे का स्कूल यहाँ पे, वो वैसे दौड़ के रोज़ ऐसे चलते हुए आ रहा है, वो एनर्जी यहाँ पे लगा दे रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे वो पढ़ रहा है तो वो कितना ही घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे 5 घंटे। बट अगर हम गुरुकुल देखें तो गुरुकुल में ही टीचर और बच्चा दोनों यहीं पे, ज़्यादा समय नहीं लगता क्लास में आते हुए, और खुले वातावरण में पढ़ा रहा है, 4 वॉल्स में नहीं पढ़ा रहा, फील्ड में नहीं पढ़ा रहा, स्कूल में पढ़ाता है। लर्निंग विद इन द इंस्टीट्यूशन लेजिटिमेट और ऑथेंटिक। इन्होंने क्या कर दिया, उस टाइम पे जो एजुकेशन थी रेजिडेंशियल स्कूल, और अगर कह सकते हैं कि ऐसे थी, तो इस बच्चे को अगर इधर आना है तो एक डिग्री मिलेगी, तुम्हें एक डिग्री मिलेगी और ऑथेंटिसिटी होगी कि हाँ, मार्क कार्ड मिलेगा कि आप एक पास हो, चाहे वो आपका कोई सब्जेक्ट लैकेज करता हो। जब तक यहाँ पे एक बच्चे को कुछ आ नहीं ना जाता था, टीचर आगे बढ़ता ही नहीं था। मतलब वो चीज़ जब तक उसको चैंटिंग उसको नहीं आई तब तक वो वही करवाता रहता था, कंटेस्ट करवाता था, और यही तो डिफरेंस है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि लर्निंग विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लेजिटिमेट और ऑथेंटिक, कि जो इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशन दी जा रही है वो ऑथेंटिक है, और लोग भी समझ गए कि हाँ भाई हमें कार्ड मिल रहा है तो हम हो गए। कार्ड आपका एजुकेशन पैरामीटर नहीं बता सकता। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सबको नॉलेज हो जाती है जब तक वो 5 साल तक पढ़ते हैं, बेसिक सबको नॉलेज हो जाती है हर एक सब्जेक्ट के बारे में। पर ज़रूरी तो नहीं है हर कोई 5 लाख इंसान पढ़ रहा है तो 5 लाख ही उसमें आ जाता है, ज़रूरी तो नहीं है। सबके दिमाग यहाँ सबका नॉलेज लेवल तो बढ़ता ही होगा, है ना। कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन है वो एक कार्ड या एक सिलेक्शन की मोहताज नहीं होती, आपको वो एक इंसान भी बना सकती है। इंसान होना ज़रूरी है, रादर की जो एक आईएएस बन जाता है वो भी वहाँ जाके घपला घपली करता है, वो एक इंसान नहीं बन पाया, है ना। लक और उसकी जो ज़्यादा कह सकते हैं कि उसकी जो निशाना जिसने मारना था वो मार लिया। तो डेफिनेटली ऐसा भी नहीं है कि हमें नहीं करनी चाहिए तैयारी, करके हमें पता चलता है कि हम क्या हैं, इंसान क्या है, क्योंकि हमें उसमें अपनी बुद्धि लगानी है भाई, अच्छे से बुद्धि लगनी चाहिए ना। तो दूसरा इसमें आता है कि नॉलेज एक इम्पॉर्टेंट फॉर रनिंग इंडस्ट्रीज। ये जो नॉलेज है वो सिर्फ एक इंडस्ट्री बनाने तक ही सीमित हो गया है, कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है, आपके पास मान लो आपने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी अगर मैं बताऊँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की है, तो आप एक स्पेसिफिक एरिया में इंजीनियर बन जाओगे, आप मैकेनिक का काम करोगे, या कोई भी कह सकते हैं कि कोई मशीन्स बनाओगे, या कोई बिल्डिंग का काम करोगे, या कोई मैकेनिकल काम करोगे। एक पर्टिकुलर आप क्या बन गए, एक इंडस्ट्री, किसी चीज़ को डेवलप करने में आपका वो हो गया है, क्या हो गया, परिपक्वता आ गई है एक ही चीज़ करने में, इंडस्ट्री। और जो नॉलेज है वो एक ही चीज़ में आपको अगर डेवलप कर रहा है तो वो रेस्ट्रेंट नहीं हो गया ना, रेस्ट्रेंट हो गया मतलब एक जगह ही रुक गया आपका। और आप क्या कर सकते हो, उस नॉलेज से मशीन ऑपरेट कर सकते हो, और उसके मशीन के जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो आप उसको अच्छे से रीड कर पाते हो। अगर वही हम देखें जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, मैकेनाइजेशन है टेकिंग प्लेस, वही टेक केयर की है वेस्टर्न एजुकेशन की, और यही क्या है, कैपिटलिस्ट बना रहे हैं, है ना।
ज़्यादा पैसे ठोकते हैं, अपने आप को वो करते हैं। जो गरीब है, पढ़ता नहीं है, इंसान नहीं पढ़ता, उसको पता ही नहीं है कि क्या पैसे की क्या चोचला क्या है। जितना मिलता है उतने में संतुष्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो आपको कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकती है। तीसरा अपना आता है कि आपको ग्रेड मिल जाता है। ग्रेड मतलब आपका लेवल इंक्रीज होता जाता है। फर्स्ट पे थे, सेकंड में थे, फिर थर्ड पे थे। एक छोटे पैमाने पे आपको क्या किया जाता है, जज किया जाता है। ग्रेडेशन क्या होती है कि आपको ये बता दिया गया है कि आप 6th क्लास में हो तो यही पढ़ोगे। उसको और नॉलेज, डिफरेंट वेज ऑफ नॉलेज, कहीं जाके नॉलेज, ट्रिप नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज या कोई आर्ट नॉलेज, वो सब नहीं दिया जाता। बस ये बुक्स हैं, पढ़ लो, ग्रेजुएट हो जाओ, ख़त्म कहानी, आप हो गए, लिटरेट हो गए। तभी तो ये जो डिबेट है, जो लिटरेट और कह सकते हैं कि एजुकेटेड, इसमें डिबेट है। क्या डिबेट है कि भाई जो लिटरेसी है वो आपकी सिर्फ डिग्री तक है, एजुकेशन आपकी पीढ़ियाँ बदल देती हैं। इसलिए एजुकेटेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर कि आप लिटरेट हो। तो गाइस पानी पीने गई थी, तो कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन है वो एक ग्रेड देती है आपको, कि आपको पहले फर्स्ट क्लास में जाना है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे आप ग्रेजुएट हो जाते हो। और आपकी एक ऑथेंटिसिटी होती है कि हाँ, लड़की ग्रेजुएट है, लड़की एमए है, लड़की की बुद्धि काम कर रही है कि नहीं कर रही है, दैट डजंट मैटर टू एनीबडी एल्स। बस आपको सामाजिक रूप से सभ्य दिखना है, इसलिए आप क्या हो, एक लिटरेट बन जाते हो। बट एक इंसान एजुकेटेड है या नहीं है वो उसके आचारों और विचारों से पता चलता है। एजुकेट का मतलब यहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है, टीचर को एजुकेट किया जा रहा है। तो टीचर को एजुकेट कैसे होना है, उसको वैसा बनना पड़ेगा। लिटरेसी में क्या है, आपको मिली डिग्री मिली है, आपको बेसिक उससे रिलेटेड टाइम हो जाता है, बट आपको जो वास्ट नॉलेज है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ग्रेड दिया जाता है वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू, और कहीं ना कहीं वो आपको एक रेस्ट्रेन कर देता है एक एरिया में, पर्टिकुलर आप इस एरिया में परफेक्ट हो और सारे एरिया में फेल। तो कहने का मतलब है कि वेस्टर्न एजुकेशन कहीं ना कहीं वो है कॉलेज एंड थिंग्स लाइक दैट। फोर्थ एलिमेंट इसका ये है, फोर्थ एलिमेंट क्या है कि व्हाट यू हैव लर्नड, जो भी आपने सीखा है ना, उसको अप्लाई कर दो, काम के ऊपर बन जाएगा, आपको अर्न। तो आप जो भी सीखे हुए हो उसका आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। मान लो कि आपने ग्रेजुएशन की तो आपको एक बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप बैचलरेट हो आर्ट्स में, सर्टिफिकेशन। क्या फ़र्क पड़ता है कि उस सर्टिफिकेशन के थ्रू आपने क्या पढ़ा है, एक आर्ट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है हर एक आर्ट फील्ड के बारे में आपको अप्लाई करने आ जाए। तो कहने का मतलब है कि जो आज की बीए और बीएससी आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल कम देखने को मिलती है। बीएससी भी थोड़ी थोड़ी मिल जाती है बट इतनी नहीं। पर कहने का मतलब है कि जो सर्टिफिकेशन है वो कैसे डिसाइड कर लेता है कि आप एजुकेटेड हो। यहाँ पे बात चल रही है आपकी फ़िलॉसफ़ी की, यहाँ पे वास्ट नॉलेज की बात कर रहे हैं हम। एंशिएंट इंडिया का जो नॉलेज सिस्टम है वो काफ़ी वास्ट है और वो हमें सेल्फ रिलायंट बनाता है। नॉट ओनली यू आर गेट फिजिकली डेवलप, ऑब्वियसली जो ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम देखे गए हैं डेफिनेटली उसमें कुछ वर्क होता है, इंसान कैपेबल हो जाता है कुछ करने के लिए। बट अलॉन्ग विद अगर हमें कोई चीज़ें मिल भी जाती हैं, मान लो कि आपको पैसा मिल भी गया उस काम की वजह से, आपको डिग्री, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी, आप एक कंपनी में अच्छे काम करना शुरू करके, आप वेब डिज़ाइनिंग करते हो, आप साइंटिस्ट हो, आप कुछ भी हो, ठीक है, उस सब में आपका शरीर चल रहा है काम करने, बट जिस मन से आप वो काम कर पा रहे हो या उस काम का क्या इफ़ेक्ट क्या है, किसको लाभ हो रहा है आपके काम से,
तो एजुकेशन तो वही सिखाएंगे ना। एजुकेशन हमें क्या सिखाती है कि आपको सिर्फ आपको किसी के काम आना, सिर्फ काम आना या कैसा काम कर रहे हो ये आपको रियलाइज़ करवाना दिल से कि आप मन से आप ये इसमें सेटिस्फाइड हो, आपका मन कैसा इस पे वर्क करता है वो बात करता है एजुकेशन। बट यहाँ पे तो आपको सर्टिफाइड किया जाता है, भाई आपको एक स्पेशलिस्ट हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। Who are going to employ you need not access the employability, your capacity, कह सकते हैं capability, and we take the responsibility in the western education to certify those who needs the service। इसको यार क्या कर रही हो यार, जो एजुकेशन आपको चाहिए और वो आप कर पा रहे हो, ठीक है। सीधा मतलब कहने का मतलब कि आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको कुछ, अब आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, कोई नॉलेज प्राप्त करने के लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हो, आपको पास होना है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप इसलिए तो पढ़ रहे हो ना इसको, ताकि आपको जब पेपर आए तो आप लिख पाओ उस चीज़ को, है ना। तो आप इसको भी क्यों पढ़ते हैं, आप इसके पीछे भी आपका मतलब है कि आप इसको पढ़ के आप पास होना चाहते हो, पास होके आपको एक डिग्री मिल जाएगी, आप सस्ता मस्ता काम कर लोगे, और इससे क्या होगा कि ये क्या है, एक आप इंसान बन के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। बट आपका जब आप कोई काम कर रहे हो तो उससे आपके इर्द गिर्द कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आप खुद कितने सेटिस्फाइड हो उस वर्क से, तो वो होती है एजुकेशन, जो आपको सेल्फ रिलायंट बनाए, आपके बिहेवियर में चेंजेस लाए। ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है कि एजुकेशन हमें मॉडिफाई करती है, हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, हमें ये वो, बट क्या वो रियली आपके सेल्फ जो इनर साइड है, आपका जो मन है, उसको संतुष्ट कर पाती है? नहीं। तो कर पाती है तो भी आपको पता है कि आप एजुकेटेड हो, और नहीं कर पाती तो मतलब आप कहीं ना कहीं लिटरेट हो, एजुकेटेड नहीं हो। एजुकेशन होती यही है कि आपके इनर साइड बाउंडेजेस होती हैं, जो आपको कह सकते हैं कि आप अंदर से बाउंड फील कर रहे हो, जकड़े हुए फील कर रहे हो, आप किसी को जवाब नहीं दे पाते हो अपनी प्रॉब्लम का, आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल पाता अपने विवेक से, तो आप एजुकेटेड कहाँ हो, नहीं हो ना, डिपेंडेंट हो। कहने का मतलब है कि वेस्टर्न एजुकेशन कहीं ना कहीं हमें इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली तो कर देती है, बट इमोशनली देर इज़ लैगेज, देर इज़ सम काइंड ऑफ लैगेज वी फाउंड। ओके, कहाँ पहुँचे थे, एक और एलिमेंट क्या है इसका, एलिमेंट ये है कि मास एजुकेशन। एजुकेशन का एक और भी मतलब होता है कि भाई सबको एजुकेट करना, एवरीबॉडी हैज़ टू बी एजुकेटेड, एंड देयरफॉर देयर शुड बी what I call and other also call convey belt model of education. You go from one class to another. Those who do not well fail out in an industry, किसी भी इंडस्ट्रीज में, when you are producing bulb, किसी भी बल्ब को प्रोड्यूस कर रहे हो, anything which you are defective falls and fall off out of belt। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि कोई काम कर रहे हो और काम मतलब एक क्लास में आप फेल हो गए, आप ड्रॉप आउट हो गए, आप तो जज किए जाओगे ही ना कि आप तो सेकंड क्लास में फेल हो गए, तो मतलब कहीं ना कहीं आप एजुकेटेड नहीं हो, लोग ऐसे बोलते हैं। और कह लो कि अगर आप इंडस्ट्रीज़ में कोई काम कर रहे हो, वो काम सही से नहीं हो पाया, डिफेक्टिव निकला, तो आपकी एजुकेशन क्या बोलती जाती है, ये आपकी तो एजुकेशन बर्बाद है, आप इसलिए नहीं कर पाए। ओनली गुड थिंग्स गो, सो यू आर नॉट बॉदर है। अगर अच्छे काम करे जा रहे हो तो आप इतना मैटर नहीं करते हो कि आप सोचें हाँ आई एम एजुकेटेड। यू आर नॉट डीलिंग विद द ह्यूमन बींग्स। आप क्या कर रहे हो, ह्यूमन बींग्स के साथ डील नहीं कर पा रहे हो, आप किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम जो उसके मन में जो चल रही स्थिति है उससे डील नहीं कर पा रहे हो। नॉट ट्राइंग टू डेवलप द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को नहीं, एक मशीन को बनाया आपने। आप मशीन क्या करती है, क्या किसी काम को जल्दी कर देती है। एक इंसान पहले कपड़े धोता था, मशीन आई, वॉशिंग मशीन आई, वो कपड़े धो देती है मिनटों में, 15 मिनट में धो देती है। वो पहले इंसान करता था, वही घंटों भर काम करता था, मशीन का आदि। वैसे ही एक इंसान है। अब इंसानों की जगह भी मशीनों ने लेना शुरू किया। मशीन, अब इंसान हो गए वेले,
तो वेले इंसान क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि मशीन बनाने का मतलब बस इतना ही है कि आप अपनी इनर बॉन्डेजेस है उसको रिमूव करो और इंडिपेंडेंट होना शुरू हो। फ्रीडम जिसका सुप्रीम जिसे हम कहते हैं कि फ्रीडम आपको चाहिए, तो आपको इनर से ही करना पड़ेगा। यू आर ट्राइंग टू डेवलप कमोडिटी दैट यू विश सूट योर प्रोडक्शन सिस्टम। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। कि मान लो कि इंसान ने बीटेक एमटेक की है, एक कंपनी में लगेगा, कंपनी का काम करके दे रहा है, और कंपनी क्या कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, पैसा उनको मिल रहा है, और वो और जो गरीब है उसकी वजह से उसको वो और कमोडिटी ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और उसको जिए जा रहा है, जीवन कट रहा है उसका, वही उसी में खुश होते जा रहा है और उसी में सैड होते जा रहा है। अगर नहीं मिल रही है तो सैड हो रहा है, मिल गई तो खुश हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से क्या हो रहा है, पैसे से क्या मतलब एजुकेशन से आप क्या जनरेट कर रहे हो, पैसा, है ना। ऐसे ही नहीं कह दिया गया है कि जो एजुकेशन है वो आपको इनर सेटिस्फेक्शन देती है अलॉन्ग विद द कमोडिटी, कमोडिटी का सुख, और साथ में आपको इनर फ्रीडम भी एजुकेशन ही देती है। तो एजुकेशन वो कौन सी है जो इनर फ्रीडम दे रही है। तो कहने का मतलब है कि जो इंसान प्रोडक्शन कर भी रहा है तो वो उसका जो टेकन प्लेस ले रही है वो मशीन ले रही है। इंसान अब काफ़ी वेला होता जा रहा है। देयरफॉर दिस whole hierarchy is there where you have fail or pass. You have to do well to able to fit into that. किसी डब्बे में फिट होने के लिए आपको वैसा बनना पड़ता है, आपको वैसी स्किल अडाप्ट करनी पड़ती है। मान लो कि आपको बोलने का मन नहीं है, ठीक है, इंग्लिश बोलने का मन नहीं है, और किसी इंस्टीट्यूशन में आपको बोला गया है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी है। सो हाउ यू विल फिट इन टू दैट। अगर आपको वैसे ही बनना है, आप बन जाओगे वैसे ही, थोड़ी सी इंग्लिश मारना शुरू कर दोगे, मारना क्या मतलब बोलना शुरू कर दोगे, बोलते बोलते आप वैसे ही उनके ही स्ट्रक्चर को एडजस्ट कर लोगे। आप अपना बुद्धि लब्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप किसी को ऐसी चीज़ चाहिए आप वैसा ही बनता शुरू, आप अपना ही वैसा ही प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हो। कहने का मतलब है कि जैसे अब लोगों को पता चला कि अगर हम अगर हम एग्जांपल लें, तो जैसे आप देखते हो कि ट्रेंड क्या चलते हैं, ट्रेंड्स जैसे शॉर्ट्स का ट्रेंड चलना शुरू हुआ कि मैं ये कर रही हूँ, व्लॉग्स का ट्रेंड शुरू हुआ तो लोगों ने व्लॉग्स ही बनाना शुरू कर दिया। मतलब आप क्या करते हो, कमोडिटी प्रोडक्ट करने के लिए, मतलब फिर पैसा जनरेट करने के लिए एक दूसरे को फिट करते जा रहे हो अपने डब्बे में, सेम वो कर रहे हो जो कि सब कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपको जब जो सब कर रहे हैं वैसा नहीं करना है, कुछ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। बुद्धि का इस्तेमाल तब करोगे ना जब आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, जब आप कुछ सोच पाओगे। तो सोचने का इंसान को टाइम ही नहीं है, इंसान क्या कर रहा है, कॉपी करते जा रहा है और उसको करते जा रहा है। सो दीज आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव अडॉप्टेड देम। और यही मेजर एलिमेंट्स हैं, यही कुछ ऐसे अपवाद हैं जो कि वेस्टर्न एजुकेशन में मिलते हैं, और वही अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अडॉप्ट कर रखे हैं। नाउ व्हाट इज़ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब हम किसे कहें कि जो एजुकेशन आज के टाइम में मिल रही है या जो पहले के टाइम में मिलती थी, किसको हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहें, क्वेश्चन उठता है। एंड वाई कांट द करंट एजुकेशन सिस्टम टू बी प्रोग्रेसिव। क्यों नहीं हो सकता आज का जो एजुकेशन सिस्टम है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज़ वेयर द वैल्यू द चाइल्ड हर सेल्फ हिमसेल्फ। कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन वहाँ से शुरू होती है जब एक बच्चा अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर दे, अपनी सेल्फ इनेट एबिलिटीज़ को फॉलो करना शुरू कर दे, अपने अपने उसके खुद के संस्कार। हमें ये बताना ना पड़े बच्चे को कि इसको मदद करनी चाहिए, इसको हेल्प करनी चाहिए, उसको खुद के मन से आए कि हाँ मुझे इसकी वैल्यू करनी चाहिए, ये ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे। सीधा सीधा मतलब ये है। द चाइल्ड इज़ एन इंडिविजुअल। चाइल्ड एक क्या है, इंडिविजुअल है। शी हैज़ हर ओन पेस ऑफ लर्निंग। कि बच्चा
अपनी बुद्धि से सीख सकता है, अपनी पेस ऑफ लर्निंग से सीख सकता है। कहने का मतलब है कि अब क्लास में एक बुक है ईवीएस की और वही सबको पढ़ाई जा रही है। ज़रूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर एक इंसान जो भी उस क्लास में बैठा हुआ है वो ईवीएस पढ़ने में रुचिकर होगा, नहीं होगा। किसी को मैथ्स पसंद होगा, किसी को इंग्लिश, किसी को बोलना, किसी को कुछ। हर ओन स्टाइल ऑफ लर्निंग, उसकी खुद की एक स्टाइल ऑफ लर्निंग होगी, हर ओन मोड ऑफ लर्निंग, वो अपने तरीके से सीखता होगा। एंड हर एक बच्चा क्या है, डिफरेंट है। हम पढ़ते हैं ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस साइकोलॉजी में, जिसमें बिहेवियर की बात की जाती है कि बच्चे को अलग अलग यूनिक एबिलिटीज़ होती हैं, इनेट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें उनके हिसाब से पढ़ाना चाहिए। तो ये क्या है, साइकोलॉजी पढ़ाती है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि चाइल्ड को बता दिया गया है कि भाई चाइल्ड 2 साल का है तो प्ले स्कूल में जाएगा, 3 साल का है तो वो यहाँ जाएगा, भाई 5 साल का है तो वो वही 3rd क्लास में होगा। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर एज पर्टिकुलर क्लास में होगी, ऐसे बता दिया है। और दे मस्ट लर्न सेम थिंग, और वो सेम ही चीज़ पढ़ेंगे और सेम ही चीज़ सीखेंगे। एक ही जगह में एक ही प्रकार के गेम्स खेलेंगे, सेम टेक्स्ट बुक होगी, विद इन द सेम टीचर, एक ही टीचर पढ़ाएगा भाई। तो ये काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है और बच्चे के लिए भी एक तरीके से। हर बच्चे को लेक्चर पसंद नहीं होगा, हर बच्चे को टीवी या फ़ोन नहीं पसंद होगा, या हर बच्चे को डिस्कशन नहीं पसंद होगा क्योंकि वो बोलना नहीं पसंद करता, हर बच्चे को स्पीकिंग नहीं पसंद होगी। तो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर एजुकेशन इस तरह से हो जाए कि जिसको पसंद जो है वो वैसे ही पढ़ाना शुरू कर दे, तो काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। बट वॉट डज़ द करंट सिस्टम सेज, क्या ये सिस्टम ऐसा है जैसा हम सोचते हैं? ऐसा नहीं है। ऑल द चिल्ड्रन मस्ट बी एट अ पर्टिकुलर एज, पर्टिकुलर क्लास, दे मस्ट। ये ऐसा सिस्टम नहीं है, ये तो हमने पढ़ लिया था ना। अब दूसरी बात करते हैं इसमें कि सेकेंडली व्हेन वी वैल्यू ह्यूमन बीइंग, हम किसी ह्यूमन की बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर वैल्यूज होते हैं, वो नॉट ओनली द वैल्यू, द लर्निंग पेस, उनकी सीखने की शक्ति, होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग्स, नॉट ओनली द लर्निंग ह्यूमन बीइंग्स, नॉट ओनली द माइंड इज़ टू बी डेवलप। हर एक बच्चा जो सीख रहा है वो उसका माइंड डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एजुकेशन का एम क्या है कि एक व्यक्ति की टोटल पर्सनैलिटी डेवलप हो, है ना। वेस्टर्न एजुकेशन रिलाई डेवलप होल पर्सनैलिटी। हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन सिर्फ हमें कमोडिटी बना रही है। एक इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं है, मेंटली टॉर्चर होता है जब उसको ये सब काम करना पड़ रहा है जो उसको पसंद ही नहीं है। तो इमोशनल लाइफ काफ़ी हद तक अनस्टेबल रहती है। एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन हम ले ही रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी हम मन से कितने कमज़ोर हैं, हम अपने इमोशनली बैलेंस नहीं हैं, हमें प्रेम की परिभाषा नहीं सिखाई जाती, माई एबिलिटी टू लव, हम किसको पसंद करते हैं, किससे पसंद किए जाते हैं, हमें कौन प्रेम करेगा, किसको प्रेम करना चाहिए, किसकी टेक केयर करनी चाहिए, एम्पैथाइज होना चाहिए किसी के प्रति। तो ये क्या हमें वेस्टर्न एजुकेशन सिखाती है कि नहीं सिखाती? वो कहती है लात मारो, नहीं सीख रहा तो जाओ यहाँ से, अगर फिट नहीं है तो जाओ, डिस्कार्डेड। तो किसी की वैल्यूज़ को नहीं यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। द वेस्टर्न एजुकेशन डज नॉट डू एनीथिंग एट ऑल सिंस इट कन्फाइंड टू द टेक्स्ट बुक, क्लासरूम एंड नाइदर सोशल स्किल्स। ये सिर्फ कन्फाइन है कहाँ तक, ये बुक्स में, क्लासरूम के अंदर, और एक सोशल स्किल्स के अंदर। सोशल स्किल्स ना इसमें सिखाई जाती है, ना इमोशनल बैलेंस होना सिखाया जाता है, इमोशनली कैसे लिबरेट होना है, ना ही वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता है। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि हमें लिबर्ट होना है, हमें इक्वालिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इंडिविजुअल के कुछ राइट्स है। क्या वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम हमें दे रहा है? वो फेल हो चुका है, फेल हो चुका है इन द ऑल द डिसिप्लिन्स, सब्जेक्ट, नॉट इवन यूनिटी ऑफ नॉलेज। प्रोग्रेसिव मूवमेंट इसलिए चलाया गया है ताकि बच्चा अपने हिसाब से सीख पाए, अपने स्पीड के हिसाब से सीख पाए, अपने आइडियाज़ जनरेट कर पाए, अपनी क्रिएटिविटी जनरेट कर पाए, अपनी क्वेश्चनिंग एबिलिटी बढ़ा पाए, और अपनी सोचने की, अपने करने की रिस्क ले सके अपनी ज़िंदगी में। और यही क्या है, एजुकेशन है। तो इसमें कुछ पॉइंटर्स वो आप लिख लीजिएगा, जैसे कि अपने अपने ओन पेसेस पे क्रिएटिव हो, गिव स्पेस टू द क्रिएटिविटी, क्वेश्चनिंग एबिलिटी हो,
एबिलिटी टू थिंक, एक्ट ऑन देयर ओन, रिस्क, टेक रिस्क लेने चाहिए। और ये क्या है? ये एजुकेशन है। चिल्ड्रन ह्यूमन बींग्स डीलिंग विद ओन टर्म्स, but the current system wants that children should learn deal with the world on their terms, not on the terms of children। कि एक करंट सिस्टम जो है एजुकेशन का, वो क्या चाहता है कि सिर्फ जो वर्ल्ड तुमसे चाहता है वो कर दो, तो काम तुम्हारा बन गया, तुम पैसे ले लो। अगर तुम्हें जो पसंद है, तुम जो करना चाहते हो, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, वो नहीं हो सकता। माफ़ करना बेटा, ओम शांति। कहने का मतलब है कि बच्चे की एबिलिटीज़ जहाँ पे ज़्यादा पोटेंशलिटी निकल सकती है, या जहाँ पे वो 100% दे सकता है, जिसमें वो उसका इंटरेस्ट है, उसको ज़्यादा फोकस नहीं किया जा सकता। वो फोकस करवाते हैं, भाई बुक ही पढ़नी है, पढ़ो, इसी से बुद्धि निकलेगी। तो बुद्धि वहाँ से नहीं निकलती। बच्चा हर वक्त सीख रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो उसको उसके पेस पे सिखाना चाहिए, उसके अनुसार सिखाना चाहिए, उसकी एबिलिटी, IQ या ये सब इनके अनुसार सिखाना चाहिए, सो दैट कि वो एक अच्छा नागरिक, या कह सकते हैं कि एक अच्छा इंडिविजुअल सोसाइटी को मिल पाए। जैसे कि बुद्ध हुए, मदर टेरेसा हो गई, महात्मा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए। ये सारे लीडर्स हैं जो कि एक अच्छी चीज़ दे गए। कुछ इनमें कुरीतियाँ थी, डेफिनेटली होंगी, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, इंसान है, इंसानों से ही गलती होती है, बट इन्होंने अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल किया, सही तरीके से इन्होंने सोसाइटी को दे गए, और यही जो है वो आज तक हम उनको पढ़ते हैं, समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही एजुकेशन दी, पढ़ लिख के एक एजुकेशन का क्या मीनिंग होता है वो उन्होंने बताया अपने व्यक्तित्व से। तो आई होप you are getting my point, and this is all about western education, और the current बताया गया है, इस पे एंशियंट बताया गया है। तो भारतीय शिक्षा क्या है, और आज की शिक्षा क्या है, आज के करंट सिस्टम में क्या है, ये सब इसमें बताया गया है। तो आई होप you will get some clues from this, and you can write it down on 12 page। अब ये 12 मार्क्स का पेपर, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा और अब क्या कहते हैं, वेस्टर्न शिक्षा। तो आप इसमें पॉइंटर्स में बनाओगे, हर चीज़ आपको लिखनी नहीं है इसमें। जब भारतीय शिक्षा आप एक्सप्लेन करोगे, तो भारतीय शिक्षा में आपने क्या करना है कि पहले तो आपको एंशिएंट के बारे में बताना है, फिर बुद्धिज़्म की फ़िलोसफी या जैनिज़्म के बारे में, फिर वो क्या पढ़ाते थे वो नहीं उनके बारे में बताना है, फिर उसके बाद मुस्लिम इन्वेजन के बारे में बताना है, फिर उसके बाद मुस्लिम इन्वेजन हो गया, फिर ब्रिटिशर्स के बारे में बताना है। ये हो गया 4 सिस्टम। फिर उसके बाद आपको मेथड्स, क्या तरीके होते थे, मेथड्स पढ़ाने के क्या तरीके होते थे, कौन से सब्जेक्ट होते थे, आर्ट एंड कल्चर होते थे। उसके बाद टीचर कौन से होते थे, कौन कौन से फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं, और टीचर कौन कौन से होते थे, आचार्य और ये सब गुरु है ना, चारकास होते। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपने एग्जांपल्स देने हैं कि भाई बिहार हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब चीज़ें आपने ऐड करते चले जाना। ये हो गया आपके मेथड्स तरीके क्या हो गए, मेमोराइजेशन और ये सब, क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल एनालिसिस और ये सब, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें मेथड्स हो गए। टीचिंग, ये सब चीज़ें बताओगे आप भारतीय शिक्षा में, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लोगे। अगर लॉन्ग में आएगा तो बहुत इजीली आप लिख पाओगे। जैसे कि वेदों में क्या था, बुद्धिज़्म ने क्या बताया, फिर उसके बाद इन्वेजन में सब कुछ करप्ट हो गया, ब्रिटिश एजुकेशन कैसी है, ब्रिटिश एजुकेशन आप फिर वेस्टर्न एजुकेशन में लिखोगे। वेस्टर्न एजुकेशन में आप बताओगे कि भाई एक हायरार्की है जिसमें आपको सर्टिफिकेशन, इंस्टीट्यूशन में जाके आपको अथॉरिटी मिलती है, ऑथेंटिसिटी होती है, मार्क सर्टिफिकेट होता है, ग्रेड होता है, ग्रेडेशन होती है, और उसके बाद आपको इमोशनली इंडिपेंडेंसी वहाँ पे आपको लैकेज कर जाती है। तो आज का करंट सिस्टम क्या है, फिर आपने आज के करंट सिस्टम की बात करनी है कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है वही हमारे देश में चल रहा है। और वहीं अब इसमें आप थोड़ा ऐड कर सकते हो NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ऐड कर सकते हो, जिसमें ये बताया गया है कि भाई
हमें दोनों को लेके चलना है। हमें ये वाले सब्जेक्ट्स भी नहीं छोड़ने हैं आज की जो हम पढ़ते हैं करिकुलम में वो, और अलॉन्ग विद जो हमारे जो वैदिक कल्चर्स हैं उनको भी बच्चे को सिखाना है। ना सिर्फ उनको वोकेशनली इंडिपेंडेंट बताना है, फिलॉसफी भी एक टीचर को सिखाई जा रही है सो दैट कि वो एक अच्छा टीचर बनेगा, व्यक्तित्व उसका अच्छा होगा तो बच्चा भी उससे बहुत सारी ट्रेड्स क्वालिटीज़ सीखता है। आई होप जितना ये वेस्टर्न है उतना ही हम इंडियन इमोशनली बैलेंस करने की तो हमें आज भी, अगर हम एनईपी में देखें तो इमोशनली इंडिपेंडेंसी आज भी हमें नहीं देखने को मिलती। तो इसकी कोई कहानी नहीं है। तो आई होप यू विल गेट सम क्लूज फ्रॉम माई, ये काफ़ी, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 2 घंटे की क्लास हो चुकी है। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि जैसे सांख्य, वैशाख, वेशिखा, न्याय हो गए जस्टिस, सांख्य हो गए मैथ्स, योग हो गया शारीरिक, और मीमांसा पता नहीं क्या होता है, वेदांत हो गया। ये सब चीज़ें सिखाई जाती होंगी उस टाइम पे भी और आज भी। पर उस टाइम पे ये भी सिखाया जाता था कि हाउ टू कंट्रोल बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। आपने कैसे फ्रीडम की ज़रूरत होती है एक इंडिविजुअल को, ये सब भी सिखाया जाता था। तो ये थोड़े लर्न कर लेना। ये नाम थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, डेफिनेटली इसमें आप अच्छे नंबर ले आओगे अगर आपको ये थोड़े बहुत पता होंगे। नाम वगैरह आप लिख दोगे ना, डेफिनेटली आपको नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखिएगा, नालंदा वालंदा ये सब। फिर उसके बाद मेथड ऑफ लर्निंग के बारे में बताइएगा कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। फिर एम्स क्या होते हैं एजुकेशन की, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, करिकुलम, टीचर कौन कौन से टाइप्स के होते थे, और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते थे। और वेस्टर्न एजुकेशन बहुत लेट आई तो उसके बारे में हमें क्या ही बताना है। फिर वेस्टर्न एजुकेशन की थोड़ी क्वालिटीज़ बता दीजिएगा। बस हो गया। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप यू विल डू दैट। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।